तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 65 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था साउची डिवाइन ड्रैगन कार्ड के 6 ब्लड ड्रॉप्स को बॉडी में फ्यूज कर लेता है और डिवाइन ड्रैगन कार्ड से कहता है चलो अब मुझे बताओ कि मैं कैसे लिटिल फेरी की जान बचा सकता हूं। तुमने कहा था कि तुम मुझे वो तरीका बताओगे। डिवाइन ड्रैगन कार्ड उसे कहता है तुम्हें अपनी जीन एनर्जी को इसकी यांग एनर्जी के साथ मिक्स करना होगा। तुम अपनी एनर्जी को इसकी बॉडी के साथ मिक्स करोगे तभी तुम इसकी परफॉर्म वेन्स को दोबारा से रिकवर कर सकते हो। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। लेकिन इसके लिए पता नहीं ये लड़की तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए मानेगी या नहीं। मैंने तुम्हें वो 6 ब्लड ड्रॉप्स को अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्ब करने के लिए इसीलिए कहा था ताकि तुम एनर्जी को अपने जरिए से इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सको। और जब तुम अपनी एनर्जी को इसकी बॉडी में ट्रांसफर करोगे ये जो कि अपनी स्काई परफॉर्म राम के पीक तक पहुंची हुई है ये बहुत ही जल्दी एम्पर परफॉर्म राम में ट्रांसफर हो जाएगी। और जब ये एम्पर परफॉर्म राम में ब्रेक थ्रू करेगी इसकी परफॉर्म वेन्स भी दोबारा से रिपेयर हो जाएंगे। साउची ये सारी बातें सुनते ही शर्म के मारे लाल हो रहा होता है। फिर वो लिटिल फेरी की तरफ देखता और कहता है ड्रैगन कार्ड के कहने का मतलब क्या है कि मुझे अपनी जिन और जैंग एनर्जी को इसके साथ मिक्स करना होगा। लिटिल फेरी तो अब जहाँ पर रेजिस्ट भी नहीं कर सकती क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। साउची उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है लिटिल फेरी मुझे यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर तुम्हें किस करना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्यूचर में तुम मेरी रियल वुमेन बनना चाहो तो ठीक है तुम मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाऊंगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार हूँ। हाँ मुझे ये भी पता है कि तुम्हें मर्दों से नफरत है लेकिन तुम्हारी जान बचाने के लिए और तुम्हारी एनर्जी को रिकवर करवाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तुम यहाँ पर कितना ही रेजिस्ट क्यों ना करूँ। और वो अपने मुंह को उसके करीब ले जाता है और उसके हाथ को पकड़ता है और फिर साथ ही उसके होंठों के ऊपर उसे किस कर देता है ताकि वो अपनी जिन एनर्जी को उसकी जैंग एनर्जी के साथ मिक्स कर सके। तो बेचारी लिटिल फेरी तो आगे से कुछ कर भी नहीं सकती और वो दोनों यहाँ पर किस करते हैं। थोड़ी देर की किस के बाद जाउची बेहोश हो जाता है। हमारे जाउची की आंख कुछ दिनों के बाद खुलती है। जब जाउची की आंख खुलती है तो उसके सामने डिवाइन ड्रैगन गार्ड होता है। वो उसे कहता है चलो तुम उठ गए। हमारे साथ जो लड़की थी जिसको तुम रिकवर करने के लिए मुझसे कह रहे थे वो तरीका काम कर गया। तुम दोनों की जिन और जैंग एनर्जी के आपस में मिलने की वजह से उसकी डिवाइन वेन्स दोबारा से रिपेयर हो गई। सिर्फ उसकी डिवाइन वेन्स रिपेयर नहीं हुई जो वो स्काई परफॉर्म राम से ब्रेक थ्रू करने के बाद डायरेक्टली एम्पर परफॉर्म राम में चली गई है और उसकी स्ट्रेंथ भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सिर्फ इतना ही नहीं वो तुम्हें छोड़कर भी चली गई है। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि उस लड़की के पास जो आइस परफॉर्म एनर्जी थी अब वो तुम्हारी बॉडी के अंदर भी चली गई है। तुम आइस एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हो। जाउची अपनी बॉडी की तरफ देखता और कहता है क्या वो जाने से पहले मुझे मारना चाहती थी। उसने मेरी बॉडी के अंदर आइस परफॉर्म एनर्जी को क्यों छोड़ा है। डिवाइन ड्रैगन गार्ड उसे कहता है लगता है तो मुझे भी ऐसा है कि वो तुम्हारी जान लेना चाहती थी। उसने तुम्हारी बॉडी में अपनी आइस एट्रीब्यूट वाली एनर्जी को इंसर्ट किया लेकिन तुम्हारी फीनिक्स फायर एनर्जी ने उस आइस एट्रीब्यूट को सप्रेस कर दिया है। इसी वजह से तुम्हारी जान बच गई है। लेकिन अगर तुम उस आइस एट्रीब्यूट वाली एनर्जी को यूज करना चाहती हो जो कि इस वक्त तुम्हारी बॉडी के अंदर कहीं पर छुपी हुई है तुम्हें इवल गार्ड के उस दूसरे सीड को ढूंढना होगा जिसको वाटर सीड कहा जाता है। वाटर सीड को ढूंढ लेने के बाद जब तुम उसे अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्ब करोगे तो अब तुम दो एनर्जीज को यूज कर पाओगे। तुम फायर को भी यूज कर पाओगे और तुम आइस को भी यूज कर पाओगे। डिवाइन ड्रैगन गार्ड जाउची से कहता है इस लड़की ने तुम्हारी बॉडी में अपनी आइस परफॉर्म एनर्जी को छोड़ा है। वो तुम्हें मारना नहीं चाहती थी कि उसने तुम्हें मारने के लिए अपनी तलवार को उठाया था और तुम्हारे वाइटल पॉइंट्स के करीब लाकर फिर उसने अपनी तलवार को छोड़ दिया। और उसके बाद जब वो यहाँ से जाने लगी उसने कई बार पीछे की तरफ पलटकर तुम्हें देखा और उसके बाद वो यहाँ से चली गई। इसका मतलब यह है कि उसे तुम्हारी काफी ज्यादा परवाह थी। वो तुम्हारी जान नहीं लेना चाहती थी। तो जाउची ड्रैगन से कहता है ड्रैगन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने उस लड़की की जान बचा ली और मुझे ये भी बताया कि जाने से पहले उसका रिएक्शन क्या था। डिवाइन ड्रैगन गार्ड उसे कहता है अगर वाकई में तुम यहाँ पर मेरे इस सारे काम की वजह से खुश हो और अपना ग्रेटिट्यूड शो करवाना चाहते हो तुम्हें यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट को पूरा करना पड़ेगा। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जाउची उसे कहता है हाँ क्यों नहीं तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैं वादा तो नहीं करता कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा कर पाऊंगा जहाँ तक हो सका अगर मेरी पावर्स ने मुझे अलो किया तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। चलो बताओ कि वो क्या है। डिवाइन ड्रैगन गार्ड उसे कहता है प्री मॉडर्नियल एरा में जब गार्ड्स यहाँ पर रहा करते थे गार्ड्स एक जगह पर रहते थे जिसको हम लोग डिवाइन राम कहा करते थे। डिवाइन राम में सारे गार्ड्स के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद डिवाइन राम के ऊपर इंसानों का कब्जा हो गया तो इन सारे इंसानों ने उस जगह पर रहना शुरू कर दिया। क्योंकि इस डिवाइन राम में पहले गार्ड्स रहा करते थे तो गार्ड्स के यहाँ से चले जाने के बाद गार्ड्स का काफी सारा ट्रेजर वहाँ पर रह गया। वो सारे के सारे डिवाइन ट्रेजर्स कहलाते हैं। उनको डिवाइन ट्रेजर या आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो इंसान उन आर्टिफैक्ट्स को यूज करके बहुत सारी पावर्स को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह इंसानों ने बहुत सारे पावरफुल क्लैंस बनाए जहाँ तक बहुत सारी दुनियाओं के ऊपर कब्जा भी किया वो सारी इन डिवाइन गार्ड्स के ट्रेजर्स को यूज करते हुए। लेकिन इंसान जहाँ पर नहीं रुके इंसान आपस में फाइट करते रहते हैं ताकि वो दूसरी पावर्स को हासिल कर सके दूसरे क्लैंस को हरा सके और उनके पास से डिवाइन ट्रेजर्स को छीन सके। डिवाइन राम के अंदर इस वक्त जो इंसान है वो एक स्पेशल डिवाइन ट्रेजर के पीछे है जो कि एक तलवार है। और उस तलवार के बारे में ये कहा जाता है कि वो गार्ड्स को भी मार सकती है। जैसा कि तुम्हारे पास एक हीमनली पॉइजनस बीड है बिल्कुल इसी तरह का एक डिवाइन ट्रेजर है। इस दुनिया में टोटल 7 हीमनली परफॉर्म ट्रेजर्स हैं। उनमें से एक हीमनली पॉइजनस बीड तुम्हारे पास है और दूसरा वो तलवार है। लेकिन वो तलवार सारे के सारे ट्रेजर्स में से टॉप नंबर पर आती है क्योंकि उस तलवार की मदद से कोई भी इंसान रियल गार्ड को भी मार सकता है। उस तलवार को ह्यूमन पंचिंग स्वर्ड कहा जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस तलवार को ढूंढो कि मेरी बेटी को उस तलवार के अंदर सील किया गया है। अगर तुमने उस तलवार को नहीं ढूंढा तो मेरी बेटी हमेशा के लिए उस तलवार के अंदर सील रह जाएगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा डार्कनेस और अकेलापन है। मेरी बेटी हमेशा के लिए उस डार्कनेस और लोनलीनेस में फंसकर रह जाएगी। लेकिन एक और बात है अगर कोई भी ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा बुरा हो जिसका दिमाग इवल हो उस तलवार को हासिल करता है तो मेरी बेटी जिसके पास ट्रू ड्रैगन गार्ड की पावर्स है और उसके पास ब्लड लाइन है एक ड्रैगन गार्ड की उस इंसान की एक टूल बन जाएगी। यानी कि वो उसकी गुलाम बन जाएगी और जो भी वो उसे करने का कहेगा वो उसकी गुलाम बनकर उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेगी। अब मुझे पता है कि मेरी रिक्वेस्ट काफी ज्यादा मुश्किल है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हीवंस तक पहुंचना। लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम वाकई में उस तलवार को हासिल कर सकते हो क्योंकि तुम्हें डिवाइन फीनिक्स गार्ड ने अपना भरोसा दिया है। उसने अपनी ब्लड लाइन की पावर तुम्हें दी है। लगता है कि एक दिन तुम डिवाइन राम तक पहुंचोगे। जब तुम डिवाइन राम तक पहुंचो तो वहां पर जाकर ह्यूमन पंचिंग स्वर्ड को ढूंढना ताकि मेरी बेटी को आजाद करवा सको। यहाँ पर बातें खत्म करने के बाद हमारा जाउची वापस की तरफ मुड़ पड़ता है। जाउची उस केव से निकलता है और वापस अपने ब्लू विंड पैलेस की तरफ जा रहा होता है। जाउची कहता है मुझे जल्दी से जल्दी जाना होगा। फिर सीनियर सिस्टर वहाँ पर मेरा इंतजार कर रही होगी। 6 महीने का वक्त पूरा हो चुका है और टूर्नामेंट का दिन आ चुका है। हो सकता है कि टूर्नामेंट स्टार्ट भी हो चुका हो। जाउची कहता है मैंने डिवाइन ड्रैगन गार्ड से
भी वादा किया है कि मैं उसकी बेटी को ढूंढने के लिए उस तलवार को जरूर ढूंढूंगा। उसके लिए मुझे डिवाइन राम में जाना पड़ेगा, लेकिन डिवाइन राम में जाने के लिए सिर्फ 3 साल के अरसे में अपनी अर्थ परफॉर्म लेवल पर पहुंचना होगा। साउची वहीं पर बड़ी स्पीड से डेथ वैली से भागता हुआ बाहर निकल रहा होता है। वहीं पर वो अपने फिनिक्स ब्रेक मूव को यूज करते हुए रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर्स को मारता जाता है। साउची कहता है तो ड्रैगन कार्ड के साथ मेरा एक और समझौता हुआ है। ड्रैगन कार्ड की सोल बहुत ही जल्दी डिसअपीयर होने वाली है और उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर मैं उस तलवार को लेकर उसके पास पहुंच जाता हूं और उसकी बेटी की जान बचा देता हूं तो ड्रैगन कार्ड ने मुझसे वादा किया है अपनी सोल के डेसिपेट होने से पहले उसके पास जितनी भी बची कुची लिनिएज की पावर है वो सारी मुझे ट्रांसफर कर देगा, जिसकी पावर ड्रैगन कार्ड के 6 ब्लड ड्रॉप से बहुत ज्यादा होने वाली है। नेक्स्ट सीन में ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस का दिखाया जाता है। वाइस पैलेस चीफ ज़ूरो के पास खड़े होते हैं, उनके साथ 2 लड़के भी खड़े होते हैं कि इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। चीफ कीनू से कहते हैं प्रिंसेस अफसोस की बात है कि हमें अभी तक जाउची के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, यानी वो कहां पर है। वो डेथ वैली से अभी तक वापस नहीं आया, इसलिए मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा उसका इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही जल्दी वर्ल्ड विला में कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। हमें टूर्नामेंट के लिए यहाँ से निकलना होगा। ज़ूरो से कहती है ठीक है पैलेस चीफ किन, क्या आपने कहा है बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जाउची तो अब यहाँ पर नहीं पहुंचा, लेकिन फैंग बू फैन और फैंग फीलोंग दोनों यहाँ पर हैं। अभी तक फैन जुईचैन भी यहाँ पर नहीं आया। अगर ये 1 घंटे तक अगर फैन जुईचैन भी यहाँ पर नहीं आता तो हम फैन जुईचैन को भी यहीं पर छोड़कर यहाँ से निकल जाएंगे। ज़ूरो काफी ज्यादा उदास होती है। ज़ूरो कहती है जूनियर ब्रदर जुनची, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम जल्दी से वापस आकर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेती हो या नहीं, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि तुम जहाँ पर भी हो बिल्कुल ठीक और सही सलामत हो। वो दोनों लड़की वहाँ पर खड़े फैन जुईचैन के बारे में बात कर रही होती है कि फैन जुईचैन अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं, उसकी वजह से हमें कितना ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। वक्त सामने वो देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई दिखाई देता है। वो लोग कहते हैं लगता है कि फैन जुईचैन आ गया है। वो भी पीछे की तरफ घूमती है तो वो सामने की तरफ देखती है तो वो फैन जुईचैन नहीं बल्कि हमारा जाउची होता है। वो उसे कहती है तो तुम वापस आ गए। जाउची उसे कहता है सीनियर सिस्टर हमें वापस आ गया हूँ क्योंकि मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए मैं जरूर आऊंगा। जाउची जल्दी से प्रिंसेस के पास चला जाता है और उसे कहता है सिस्टर ज़ूरो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा और मैं सही सलामत वापस आया हूँ। फिर साथ ही उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो रोते हुए से कहती है मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी। जाउची उसे कहता है आज के बाद मैं तुम्हारे साथ किया हुआ कोई भी वादा नहीं तोड़ूंगा और जहाँ भी जाऊंगा तुम्हें बताकर जाऊंगा ताकि तुम्हें मेरे लिए दोबारा कभी भी इस तरह परेशान ना होना पड़े जिस तरह तुम जहाँ पर परेशान हुई हो। जाउची पैलेस चीफ किन से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैंने आपको पहले से इस बारे में नहीं बताया, लेकिन क्या मैं अभी भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए काबिल हूँ या नहीं। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। पैलेस चीफ किन उसकी तरफ देखती है और कहती है सिर्फ 6 महीने में ये लड़का परफॉर्म राउंड की 2nd स्टेज से ट्रू परफॉर्म राउंड की 10th स्टेज तक पहुंच चुका है। ये तो वाकई में एक जीनियस है। पैलेस चीफ किन उसे कहते हैं इस टूर्नामेंट के लिए सिलेक्शन का रूल बहुत सिंपल है। रूल के लिए तुम्हें जहाँ पर पैलेस की 100 में से 3 रैंकिंग पर आना पड़ेगा। हमारे जो दोनों सीनियर ब्रदर्स जो कि यहाँ पर खड़े हैं, दोनों के अलावा फैन जुईचैन जो कि इस वक्त तीनों रैंकिंग्स के ऊपर है, ये तीनों इस टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। तुम्हें इन तीनों में से किसी एक को चैलेंज करके हराना होगा। तुम इन तीनों में से किसी एक को हरा देते हो तो तुम इसकी रैंकिंग पर आ जाओगे और तुम इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। अब जल्दी से आगे बढ़ता है और उन दोनों लड़कों से कहता है तो सीनियर ब्रदर्स प्लीज मुझे यहाँ पर गाइड करो, मैं तुम दोनों में से किसी एक को चैलेंज करना चाहता हूँ। मेरे पास क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है इसी वजह से मैं तुम दोनों को एक साथ चैलेंज करता हूँ। तुम दोनों सीनियर ब्रदर्स एक साथ मेरे को अटैक करने के लिए आगे बढ़ो। तो वो दोनों भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है आखिर ये लड़का अपने आप को समझता क्या है, क्या ये मरना चाहता है, ये हम दोनों को एक साथ चैलेंज कर रहा है, ये तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। जाउची भी जल्दी से जंप करते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 65 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जाउची टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड की एपिसोड 66 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाउची डेथ वैली से वापस आ गया। वापस आने के बाद वो पैलेस चीफ किन से कहता है मुझे ये बताओ कि इस टूर्नामेंट के लिए मैं क्वालिफाई कैसे कर सकता हूं। वो से कहते हैं यहाँ पर 3 टोटल रैंकिंग्स हैं, लोग 3 बच्चों को अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। तुम्हें इन तीनों में से किसी एक को हराना होगा तभी तुम उनकी जगह पर जा सकते हो इस टूर्नामेंट के लिए। जाउची के सामने जो 2 सीनियर ब्रदर्स होते हैं वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उनसे कहता है मैं तुम दोनों को एक साथ फेस करूंगा, जबकि वो भी काफी गुस्सा हो जाते हैं। तो जाउची जंप करते हुए जैसे उन दोनों को सिर्फ एक पाम के साथ हिट करता है वो उन दोनों के बाजू के ऊपर हिट करता है जिससे वो दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं और काफी जख्मी हो जाते हैं। जाउची उन दोनों से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही जोर से हिट कर दिया, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी, क्या तुम दोनों ठीक हो। लेकिन वो दोनों के बाजू काफी ज्यादा जख्मी होते हैं। पैलेस चीफ किन जाउची से कहते हैं इन दोनों की हालत तो काफी खराब हो चुकी है, जितनी हालत इनकी खराब हुई है मुझे लगता है कि इन्हें महीनों तक आराम करना पड़ेगा वरना इनके बाजू के अंदर इनकी मेडियंस क्रिपल हो जाएंगी। इसलिए तुम्हारे जो दोनों सीनियर ब्रदर्स तो इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। पैलेस चीफ किन उन दोनों लड़कों से कहते हैं फैंग बूफैन फैंग फीलोंग तुम दोनों जाओ जल्दी से जाकर मेडिसिन हाल से जाकर मेडिसिन ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों के बाजू क्रिपल हो जाए। इस बार की रैंकिंग टूर्नामेंट में तुम दोनों हिस्सा नहीं ले सकते। इस बार हम लोग जाउची को अपने साथ ले जाते हैं। उसी वक्त बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जुनबा वहाँ पर आता है। जुनबा चिल्लाकर कह रहा होता है प्लीज मुझे अंदर जाने दो, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। जाउची कहता है ये आवाज तो जुनबा की लगती है। सिस्टर ज़ूरो कहती है जुनबा को जल्दी से अंदर आने दो, क्योंकि जुनबा जाउची के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। वो इसका लिटिल ब्रदर है तो वो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान था, उसे अंदर आने दो। तो जुनबा को जैसे अंदर आने देते हैं वो भागता हुआ आगे बढ़ता है और जाउची को फिर से गले लगाने लगता है। वो उसे कहता है ब्रदर इन लॉ मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, तुम ठीक हो। जाउची उसे कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, इसलिए मुझे तो कुछ भी नहीं होने वाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ पर गले से मत लगाना। पैलेस चीफ किन आगे बढ़ते हैं और जाउची से कहते हैं
टाइम हो चुका है हमारे यहाँ से डिपार्चर करने का, लेकिन फैन जुईचन अभी तक नहीं आया। लगता है कि वो अभी तक नंबर 1 प्रोफाउंड पैलेस में बैठा अपने आप को कल्टीवेट कर रहा होगा। लगता है कि हमें किसी को वहाँ पर भेजना होगा ताकि उसे बुलाकर ला सके। जाओ जी उसे कहता है तुम कल्टीवेशन पगोडा में जाओ, नंबर 1 प्रोफाउंड पैलेस के अंदर जुईचन बैठा कल्टीवेट कर रहा होगा, जाओ उसे जाकर बुला कर लाओ, क्योंकि तुम वहाँ पर कल्टीवेशन पगोडा में पहले कभी नहीं गए। वहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा ठीक होती है, हो सकता है कि वहाँ पर जाने से तुम्हें भी कुछ फायदा हो जाए। लेकिन अगर फैन जुईचन वाकई में वहाँ पर हुआ तो तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा एरोगेंट है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी हरकत से वो गुस्सा हो जाए तुम्हारे पर अटैक कर दे। जुनबा उसे बुलाने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जुईचन आगे आगे चल रहा होता है, जबकि जुनबा अपने बाजू को पकड़कर पीछे पीछे होता है। तो वो सभी लोग अपने पंछियों के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जुईचन उनसे कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन हमारा जाओची जुनबा की तरफ देखता है तो उसने अपने बाजू को पकड़ा होता है। वो कहता है इसके बाजू को क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैन जुईचन ने इसके ऊपर अटैक किया है। वो जुनबा से कहता है जुनबा तुम्हारे बाजू को क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई जख्म हुआ है। जुनबा यहाँ पर बात को छुपाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है नहीं, जब मैं कल्टीवेशन पगोडा में गया था तो सीढ़ियां उतरते हुए मैं वहाँ से गिर गया और मेरे बाजू के ऊपर चोट लग गई। जाओची आगे बढ़ता है और उसे कहता है जुनबा मैंने तुम्हें पहले भी कहा था अगर कोई तुम्हें यहाँ पर बुली करता है तो तुम्हें मुझे उसके बारे में जरूर बताना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम सीढ़ियां चढ़ते हुए गिर गए और गिरने से तुम्हें इतनी चोट लगी। मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ किया है, जिसने भी ये किया है उसको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। क्योंकि फैन जुईचन उसे कहता है तुम्हारा जो बेकार सा कीड़ा वहाँ पर मेरे सामने चलने की हिम्मत कर रहा था, इसे किसने कह दिया कि ये मेरे जैसे एक्सपर्ट जीनियस के सामने वाली साइड पर चल सकता है, तो मैंने इसके बाजू के ऊपर अटैक करके इसे थोड़ी सी याद दिलाई है, दोबारा कभी भी मेरे सामने नहीं चलना। तुमने अभी भी कहा कि तुम इस बात का हिसाब लेने वाली हो, तो तुम मुझे बताओ कि मुझे कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। जाओची उसी वक्त अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है तो तुमने जुनबा को जख्मी किया है तो चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इससे माफी मांगो। अगर तुम यहाँ पर मेरे जुनबा से माफी नहीं मांगोगे तो मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि तुम इस बार के टूर्नामेंट में हिस्सा ना ले सको। जबकि फैन जुईचन उसी तरह एरोगेंटली बिहेव करते हुए कहता है तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मुझसे मुकाबला कर सको, इसलिए दफा हो जाओ। जाओची उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मैंने तो तुम्हें यहाँ पर माफी मांगने का मौका दिया था, लेकिन लगता है कि तुम इस मौके को अचीव नहीं करना चाहते। जबकि तुम माफी नहीं मांगना चाहते तो लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर के सामने घुटने टेक कर अपना माथा रगड़ना पड़ेगा। फैन जुईचन भी जल्दी से अपने हाथ में पावर्स को रिलीज करता है और उसके पंच के साथ अपने पंच को टकराता है। वो दोनों जब वहाँ पर अपने पंचेस को टकराते हैं तो फैन जुईचन को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का ट्रू परफॉर्म राम पर है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ट्रू परफॉर्म राम से बहुत ज्यादा है। और जिसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है तुम हमारी ब्लू विंड परफॉर्म की 100 रैंकिंग में से टॉप पर हो, तो तुम्हारी पावर के ऊपर हंसी आ रही है, तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो, तुम्हें लगता है कि तुम नंबर 1 हो और तुम एरोगेंटली बिहेव कर सकते हो। फैन जुईचन जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता है जो कि उनकी हीवन बर्निंग सेक्टर का स्पेशल वेपन है। वो उसे कहता है तुमने मुझे मजबूर किया है, अब मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा, मेरी सी तलवार के हाथ तो तुम मरने वाले हो। वो अपनी तलवार के साथ जाओची के ऊपर अटैक करता है। साथ ही उसने अपनी फ्लेम्स को भी रिलीज किया होता है जो कि हीवन बर्निंग सेक्टर की फ्लेम्स हैं। तो जाओची उसके सामने खड़ा होता है। वो अपने हाथ को सामने करते हुए उसकी तलवार को पकड़ने की कोशिश करता है। सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। चीफ किन कहते हैं ये लड़का क्या करने की सोच रहा है, क्या ये अपने हाथ के साथ उसकी बर्निंग स्वर्ड को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। जाओची उसकी बर्निंग स्वर्ड को अपने हाथ के साथ ही ब्लॉक कर लेता है। हालांकि उसने अपने हाथ के ऊपर कोई भी वेपन को रिलीज नहीं किया और ना ही किसी पावर को रिलीज किया है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेयर हैंड के साथ उसकी तलवार को पकड़ लेता है कि उसने अपनी तलवार के ऊपर फायर पावर को रिलीज किया है। तो जाओची तो फायर से इम्यून है, वो उसकी फायर पावर को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर लेता है। जुईचन भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जाओची अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है और उसके हाथ से उसकी तलवार को भी छीन लेता है। जाओची उसकी तलवार को छीनने के बाद अपने पंच में अपनी फीनिक्स की फायर को एक्टिवेट करता है और उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। फैन जुईचन के मुंह से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी होकर वहीं पर अपने घुटनों के बाल गिर जाता है। जाओची पीछे की तरफ हटता है, उसकी पीठ के ऊपर अपना पांव रखता है और उसे नीचे की तरफ झुकाता है। वो जुनबा से कहता है जुनबा जल्दी से यहाँ पर आओ, जी अपना सर झुकाकर तुमसे माफी मांग रहा है। साथ ही हमारा जाओची उसके सर पे अपना पांव रखते हुए उसके सर को ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और उसके माथे को ग्राउंड के ऊपर रगड़ता है। फैन जुईचन उसे कहता है इस सब के लिए मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया। जाओची उसे कहता है तुम तो बहुत बड़े कमीने हो, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें किसने कह दिया था कि तुम इतने एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या कोई ना कोई तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तुम्हारा जिंदगी में कभी भी जुनबा के साथ कुछ भी बुरा करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारे जैसे जीनियस की जिंदगी जुनबा के सर के एक बाल के बराबर भी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम यहाँ पर इतने ज्यादा एरोगेंटली बिहेव क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हें तुम्हारे ह्यूमन बर्निंग सेक्टर से धक्के मारकर निकाला गया है। तुम्हारे फर्स्ट ब्रदर ने फाइट में हरा दिया था, जिससे शर्मिंदा होकर तुम यहाँ पर चले आए। तुम्हारे पैलेस से निकाला गया एक निकले हुए भगोड़े को यहाँ पर इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है। तुम्हारे भाई ने तुम्हें फाइट में हरा दिया तो तुम एक छोटे कुत्ते की तरह अपनी पूंछ को अपनी टांगों में दबाकर यहाँ पर भागकर आ गई। फैन जुईचन उसकी बातें सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, तो हमारा जाओची उसे जबरदस्त किक मारते हुए पीछे की तरफ फेंक देता है। फैन जुईचन जाओची से कहता है मैं इस ह्यूमिलिएशन को कभी भी नहीं भूलने वाला, मैं इसको 100 गुना करके वापस करूंगा, तुम इसको याद रखना। कि हमारा जाओची सोच रहा होता है यहाँ पर मैंने जो कुछ भी किया है इससे मेरा एक दुश्मन बढ़ गया है, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है, जो भी मैंने यहाँ पर किया वो बिल्कुल ठीक किया है। फिर वो भागता हुआ आगे बढ़ता है, सिस्टर ज़ूरो से कहता है लगता है क्या फैन जुईचन भी इस बार के कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएगा, लगता है कि इस बार के टूर्नामेंट में मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, कि हम लोग काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, मुझे लगता है कि हमें अभी निकलना चाहिए वरना हम लोग टूर्नामेंट के लिए लेट हो जाएंगे। तो वो जुनबा के पास जाता है और उसे कहता है जुनबा क्या तुम ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट को देखना चाहोगे। मैं उसे कहता हाँ क्यों नहीं, मैं इस टूर्नामेंट को देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं इस तरह के टूर्नामेंट के लिए पैलेस में जा सकूं, मुझे वहाँ पर जाने नहीं दिया जाएगा, इसी वजह से मैं यहीं पर रहकर तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करो। जाओची पैलेस चीफ किन से कहता है पैलेस चीफ किन अब जबकि हमारे साथ ज्यादा लोग नहीं जा रहे तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जुनबा को मेरे साथ जाने दे, मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, वहाँ पर इसे भी देखकर काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो पैलेस चीफ किन से कहती है पैलेस चीफ किन तुमने देखा ना कि जाओची की क्वालिफिकेशंस कितनी ज्यादा अच्छी हैं, मुझे लगता है कि जाओची इस बार के टूर्नामेंट में हमें काफी ज्यादा अच्छी रैंकिंग दिला सकता है, हमें इसकी कम से कम इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट को तो पूरा करना चाहिए, हमें जुनबा को साथ ले जाना चाहिए। तो पैलेस चीफ किन उसे कहते हैं अब जबकि प्रिंसेस कह रही है कि तो फिर ठीक है हमें तो इस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है जुनबा हमारे साथ जा सकता है, ये जाओची के एस्कॉर्ट के तौर पर साथ जाएगा। चीफ किन जाओची
जाओची से कहते हैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बार की टॉप 100 की रैंकिंग में अपनी जगह बना पाओगे। तुमने टॉप 100 की रैंकिंग में अपनी जगह बना ली तो हमारे जो एम्परर हैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, हमारे पैलेस की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जाओची उनसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, देखना इस बार की रैंकिंग में मैं कुछ नया करूंगा। वो लोग जल्दी से रेडी हो जाते हैं। पैलेस चीफ किंग जुनबा से कहते हैं जुनबा तुम मेरे स्नो ईगल के ऊपर आ जाओ। जबकि जाओची सिस्टर ज़ूरो के साथ उसके स्नो ईगल के ऊपर बैठ जाता है तो ये सभी लोग निकल पड़े हैं। सभी लोग हेवनली स्वॉर्ड विला की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर ये वाला कंपटीशन होने वाला है। सिस्टर ज़ूरो जाओची से कहती है तुम्हारे और जुनबा के दरमियान में जो ताल्लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा है, तुम दोनों बिल्कुल असली भाइयों की तरह हो। हालांकि मेरे भाई बिल्कुल अच्छे नहीं है, वो मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आते। जाओची से कहता है मैं और जुनबा क्योंकि एक ही शहर में पले बड़े हैं, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। जब हम दोनों छोटे से थे मेरी मेडियंस ब्लॉक थी और मेरे पास पावर नहीं थी। उस वक्त जुनबा मुझे बुली से बचाता था। मेरी लिटिल आंटी के अलावा सिर्फ जुनबा है जो कि मेरी फैमिली की तरह है, ये दोनों मेरी बहुत ज्यादा केयर करते हैं। प्रो से कहती है तुम जहाँ पर सिर्फ जुनबा और लिटिल आंटी के बारे में कह रहे हो कि तुम्हारी वाइफ भी तो है, तुम अपनी वाइफ का नाम क्यों नहीं ले रहे, क्या तुम उसकी केयर नहीं करते। जाओची से कहता है तुम उसकी बात तो ना ही करो, कि उसने मुझे काफी अच्छे से ट्रीट किया है लेकिन फिर भी दोनों के दरमियान में जो ताल्लुक है वो कभी भी एक हस्बैंड एंड वाइफ का नहीं था। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी जिंदगी में मुझे अपना हस्बैंड कहेगी। बात को घुमाने के लिए उसे कहता है क्या तुमने एक लड़की का नाम सुना है जिसको चू यूचेन कहते हैं। प्रिंसेस उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मैंने चू यूचेन का नाम सुना हुआ है। दुनिया में ऐसा कौन है जिसने उसका नाम नहीं सुना होगा, वो तो बहुत ज्यादा फेमस है। मैंने फ्रोजन पैलेस का नाम सुना है, फ्रोजन पैलेस की जो 7 मेडन्स है वो उन 7 मेडन्स की हेड है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जहाँ तक ब्लू विंड एम्पायर में उसे पब्लिकली एक्नॉलेज किया गया है कि वो ब्लू विंड एम्पायर की सबसे खूबसूरत औरत है। सिर्फ इतना नहीं बल्कि उस औरत के पीछे तो बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। वो लोग कोई आम लोग नहीं बल्कि बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, जैसे कि जाओ सेक्टर के इस वक्त जो करंट मास्टर हैं वो भी उसके पीछे लगे हुए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, हेवनली स्वॉर्ड विला के मास्टर भी चू यूचेन के पीछे थे और वो भी उससे शादी करना चाहते थे। मेरे फादर भी कभी उससे शादी करना चाहते थे। जाओची उसकी सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि जाओची ने उसके साथ जो कुछ किया है उसके बाद उसका घबराना बनता है। अगर इनमें से किसी को भी पता चल गया कि जाओची ने उस लड़की को किस किया है तो ये सभी लोग इसे जान से मार डालेंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 66 का एंड करेंगे। टूर्नामेंट में लिटिल फेरी भी आने वाली है और जाओची भी वहीं पर जाने वाला है, जबकि जाओची की वाइफ भी वहीं पर आने वाली है। तो वहाँ पर क्या कुछ होगा ये नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 67 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाओची जिसके साथ इस बार के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए हेवनली स्वॉर्ड विला की तरफ निकल पड़ा है। तो जाओची और सिस्टर ज़ूरो दोनों अपने स्नो पंछी के ऊपर बैठे होते हैं और वहीं पर बैठे बैठे जाओची उससे लिटिल फेरी के बारे में पूछता है, उसे उसका नाम बताता है। सिस्टर ज़ूरो यानी कि प्रिंसेस उसे उसके बारे में बताती है कि वो 7 मेडन्स की हेड है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जहाँ तक कि मेरे फादर भी उसके पीछे लगे रहे हैं ताकि वो उससे शादी कर ले। जाओची ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा भी जाता है क्योंकि उसने लिटिल फेरी को किस किया था और अगर इन सभी में से किसी को पता चल गया जाओची ने उसके साथ ये सब कुछ किया है तो वो सभी लोग इसे मार डालेंगे। जाओची बेचारा खुद भी काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है क्योंकि वो 7 मेडन्स की हेड है। प्रिंसेस जैसे पीछे घूमकर जाओची की तरफ देखने लगती है। जाओची क्योंकि बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है वो जल्दी से ज़ूरो को पीछे से पकड़ लेता है। वो उसे कहता है यहाँ पर हवा बहुत ज्यादा तेज है, मुझे अपनी बॉडी के साथ ही चिपका कर रखो। सिस्टर ज़ूरो से कहती है ठीक है तुम मेरी बॉडी के साथ चिपक कर रह सकते हो। फिर साथ ही वो उसे आगे डिटेल बनाना स्टार्ट कर दिया। वो उसे कहती है हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं स्वॉर्ड विला के जो इस वक्त के मास्टर हैं वो 47 ईयर की एज में एम्परर परफॉर्म राउंड में चले गए थे कि हमारा आज तक का रेकॉर्ड है हमारे ब्लू विंड कॉन्टिनेंट में। और कोई भी कम उम्र बंदा नहीं है जो कि अपने एम्परर परफॉर्म राउंड में जा सका हो, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद चू यूचेन को पसंद करते हैं, यानी 7 मेडन्स की हेड को पसंद करते हैं। जाओची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है मेरे और लिटिल फेरी के दरमियान उस दिन जो कुछ भी हुआ है अगर ये स्वॉर्ड विला के मास्टर को पता चल गया तो वो तो वाकई में मार डालेंगे, मुझे इस बात को सीक्रेट रखना होगा। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन हेवनली स्वॉर्ड विला के आउटर कोर्ट का दिखाया जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारी फैमिलीज पहले से आ चुकी हैं। ये सारी फैमिलीज इनके बच्चे यहाँ पर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। पर जाओ सेक्टर के सेक्टर मास्टर को दिखाते हैं जिनका नाम जाओ जुइटियान होता है और जुइटियान अपने बेटे से कह रहे होते हैं बेटा इस बार के टूर्नामेंट में तुम्हें अच्छी रैंकिंग लेकर आना पड़ेगी, चाहता हूँ कि इस बार की रैंकिंग में तुम टॉप 3 में अपनी जगह बनाओ। मुझे पता है कि तुम लिंगजुन का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि लिंगजुन पूरी सदी में पैदा होने वाला एक जीनियस है जिसका मुकाबला करना तुम्हारे लिए भी मुश्किल है। मैं नहीं चाहता कि तुम लिंगजुन को हराकर फर्स्ट रैंकिंग को हासिल करो, मैं चाहता हूँ कि लिंगजुन को हराए बिना बाकी सभी को तुम हरा दो और सेकंड रैंकिंग को हासिल करो। तुम ऐसा कर पाओगे तो हमारा जाओ सेक्टर का नाम बहुत ज्यादा रोशन हो जाएगा। जाओ सेक्टर का सेकंड सन और उसका थर्ड सन जो कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं वो दोनों अपने फादर से कहते हैं फादर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, इस बार के टूर्नामेंट में अच्छी रैंकिंग हासिल करेंगे और मैं तो इस बार के टूर्नामेंट में सेकंड रैंकिंग जरूर हासिल करूंगा। यहीं से दूसरे रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ सेक्टर के एक दूसरे छोटे सेक्टर यानी कि एक ब्रांच सेक्टर के एक लीडर बैठे होते हैं और वो भी अपने बेटे से कह रहे होते हैं बेटा जाओ ज़ेन इस बार का टूर्नामेंट तुम्हारा नाम रोशन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है, चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट में तुम बाकी के सभी जाओ सेक्टर के बच्चों को दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो, साथ ही बाकी की सारी दुनिया को भी दिखा दो कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अच्छी बात ठीक है कि मैं जाओ जुइटियान से सेक्टर लीडर की पोजीशन को हार चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे सेक्टर लीडर के बेटे को इस बार के टूर्नामेंट में हराकर मेरा नाम रोशन करो, मेरा बदला लो। उनका बेटा जाओ ज़ेन उनसे कहता है फादर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। यहीं से तीसरे रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ सेक्टर के मेडिसिन सेक्टर के एल्डर बैठे होते हैं, अपने बेटे से कहते हैं नैनियर मुझे पता है कि अभी तुम काफी ज्यादा कमजोर और अपने बाकी के सेक्टर ब्रदर से काफी ज्यादा वीक हो, यानी कि तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम टॉप 100 की रैंकिंग में जरूर आओ, सके तो टॉप 50 में लाजमी आना क्योंकि टॉप 50 में आने से ही तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी और मेरा भी नाम रोशन होगा क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटा एल्डर हूँ। ये जगह तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है जहाँ पर तुम अपने हार्ड वर्क को ट्राई कर सकते हो कि तुमने जितनी ज्यादा मेहनत किया क्या तुम्हें उसका फल भी मिला है या नहीं। तो ये जाओ नैन के ग्रैंडफादर है, उसके डैड नहीं। तो जाओ नैन अपने ग्रैंडफादर से कहता है ग्रैंडफादर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस बार के टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट करूंगा। नेक्स्ट सीन हेवनली स्वॉर्ड विला माउंटेन गेट का दिखाया जाता है जहाँ से 7 मेडन्स अपनी स्टूडेंट्स को लेकर आ रही है जो कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली है। तो इन स्टूडेंट्स में हमारी किंगजू भी होती है जो कि हमारी जाओची की वाइफ है, उनके
साथ साथ 7 मेडेंस की हेड भी है जू युईचेन भी। वो लोग जब वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को अपना पास देते हैं तो वो लोग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है ये तो जू युईचेन है, ये तो सुना था ये कभी भी अपने पैलेस को छोड़कर बाहर नहीं निकलती, ये यहाँ पर इस बार के टूर्नामेंट में पर्सनली आई है, जाकर जल्दी से जल्दी जाकर सेक्टर मास्टर को बताना होगा क्योंकि सेक्टर मास्टर इस औरत को लाइक करते हैं। वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो दूसरा गार्ड उसे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, अगर तुम जाकर सेक्टर लीडर को इस बारे में बताओगे और अगर उनकी वाइफ ने इस बारे में सुन लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगी। सेक्टर लीडर की वाइफ के सामने इस औरत का नाम लेना एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो किंग की मास्टर भी साथ होती है। किंग की मास्टर लिटिल फेरी से कहती है सिस्टर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मुझे बताया कि तुम्हें ऐसी जगह पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और पिछले कई सालों से तुम अपने पैलेस से निकली भी नहीं हो। पिछले 10 साल से तुम फ्रोजन पैलेस के अंदर ही रही हो और कभी भी अपने फ्रोजन पैलेस से बाहर नहीं निकली और किसी भी टूर्नामेंट में शामिल नहीं हुई। लिटिल फेरी से कहती है तुम्हें भी पता है कि मैं काफी अर्सा तक दुनिया से दूर रही हूँ, इस बार के टूर्नामेंट में स्पेशली देखने के लिए आई हूँ कि आखिर हमारी यंगर जनरेशन के बच्चे क्या कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि इन सभी की पोटेंशियल कहाँ तक पहुंची है और ये कहाँ तक आगे बढ़े हैं। किंग की मास्टर से कहती है सीनियर सिस्टर तुम किसी से भी झूठ बोल सकती हो पर मुझसे नहीं बोल सकती क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझती हूँ। तुमने मुझे यहाँ पर आने की जो वजह बताई है मुझे नहीं लगता कि ये वजह वैलिड है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। 6 महीने पहले तुमने पैलेस को छोड़ दिया था, तुम पता नहीं कहाँ पर चली गई और जब तुम वहाँ से वापस आई पिछले महीने से तुम वापस आई हो तब से तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा हार्टलेस है, तुम हमेशा किसी बारे में सोचती रहती हो। और उसके बाद जब यहाँ पर टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तुमने पर्सनली रिक्वेस्ट की कि तुम भी यहाँ पर आना चाहती हो, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से तुम यहाँ पर इस टूर्नामेंट में चली आई हो। लिटिल फेरी से कहती है यहाँ पर तुम्हें सबके बारे में पूछने की इजाजत नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, टूर्नामेंट को खत्म करते हैं और वापस चलते हैं। और फिर साथ ही वो किंग को अपने पास एक नेकलेस देती है और कहती है किंग इस नेकलेस को अपने पास रखना, हमेशा इसको पहने रखना। उसे कहती है ठीक है मास्टर मैं इसको पहन कर रखूंगी। तो जुनची और उसका साला वो दोनों भी यहाँ पर लैंड हो चुके हैं। जुनबा जाओची से कहता है जीजा जी जरा देखो तो सही ये हिमली स्वर्ड विला पैलेस कितना ज्यादा बड़ा है, इससे बड़ी जगह पहले कभी नहीं देखी। इनका तो आउटर कोर भी बहुत ज्यादा लग्जरियस है, मैंने भी कुछ ऐसे एक्सपेक्ट किया था कि हिमली स्वर्ड विला सेक्टर क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है तो इनके वेलकम करने का तरीका भी काफी ज्यादा अलग है। जरा देखे तो सही यहाँ पर सामने एक नौकरानी खड़ी है, वो लड़की उन सभी से कहती है प्लीज गेस्ट मेरे साथ है, मैं आपको सभी के रूम्स दे देती हूँ, आपको अपने रूम्स में ही आपके खाने भी मिल जाएंगे और आपके कपड़े भी मिल जाएंगे। साउची अपने रूम में जाने से पहले प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस मेरा रूम तुम्हारी बगल वाला है, अगर तुम्हें नींद ना आए या फिर तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो मेरे पास आ जाना। किस से कहती है जूनियर ब्रदर अभी यहाँ पर 3 साल के बाद आई हूँ, हमें 3 साल के बाद यहाँ पर आने का मौका मिलता है और मुझे नहीं लगता कि दोबारा तुम्हें यहाँ पर आने का मौका मिले। तो मैं तुम्हें पूरा विला घुमा कर लाती हूँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ये विला कितना बड़ा और शानदार है। तो जाओची और जुनबा दोनों को अपने साथ लेती है और हिमली स्वर्ड विला का टूर करवाना स्टार्ट करती है। प्रिंसेस जाओची से कहती है यहाँ के 2 एरिया हैं, एक को स्वर्ड मैनेजमेंट टेरेस कहा जाता है और दूसरे को स्वर्ड डिस्कॉर्ड्स एरिना कहा जाता है। हमारा टूर्नामेंट स्वर्ड डिस्कॉर्ड एरिना में होने वाला है, तुम बताओ कि तुम कौन सी जगह को पहले विजिट करना चाहोगे। वो लोग अभी चलते हुए जा रहे होते हैं कि उसी वक्त से पीछे से आवाज आती है हिमली बर्निंग सेक्टर का यंग मास्टर जिसका नाम फेंग जुई चेंग है। प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस कैंग जुई काफी लंबे अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, वैसे मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम भी यहाँ पर इस बार के टूर्नामेंट में आओगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो प्रिंसेस से कहती है यंग मास्टर फैन मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, मैं तो यहाँ पर अपने दोस्तों को विला का टूर करवा रही हूँ, आपको मुझसे और कोई काम नहीं है तो फिर मैं अपने दोस्तों को टूर कंटिन्यू करवाना चाहूंगी क्योंकि मुझे अभी इन्हें सारी जगह दिखानी है। यंग मास्टर फैन से कहता है हाँ क्यों नहीं, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बाद में मिलने के लिए आऊंगा, फिर हम लोग बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। साथ ही वो सोच रहा होता है प्रिंसेस कैंग जुई तुम इस बारे में सोचना भूल जाओ कि तुम किसी और की हो जाओगी, मैं एक ना एक दिन तुम्हें हासिल कर लूंगा। यंग मास्टर फैन के साथ उसका दूसरा भाई भी होता है जबकि इनका तीसरा भाई जो कि इस वक्त ब्लू विंड परफॉर्म पैलेस में है, नाम फैन जुई चैन है जिसकी जाओची के साथ वहाँ पर फाइट हुई थी। छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है ब्रदर तुम तो लड़कियों के साथ वाकई में बहुत ज्यादा सब्र से काम लेते हो, मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैंने तो कब तक इसके साथ कुछ ना कुछ कर दिया होता, तुम तो अभी तक इसके हाँ के इंतजार में बैठे हुए हो। बड़ा भाई उसे कहता है हमें यहाँ पर सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हालांकि इंपीरियल फैमिली की हालत काफी ज्यादा खराब है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंपीरियल फैमिली से नहीं, वो एक प्रिंसेस है और हमें उसे एक प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तो नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त जाओची अपने बिस्तर पर लेटा होता है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। जाओची कहता है मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, वो उठकर बाहर चला जाता है और वो सिस्टर जूरो के रूम में जाता है, उसके रूम पर नॉक करता है और उसे कहता है तुम जाग रही हो। वो अंदर से बाहर निकलती है और उसे कहती है जूनियर ब्रदर युन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा टूर्नामेंट कल स्टार्ट होने वाला है, जाकर अपने रूम में आराम करना चाहिए, तुम अच्छी रेस्ट कर सको। जाओची जल्दी से आगे बढ़ता है, रोमांटिक मूड में आ जाता है और उसे कहता है हाँ क्यों नहीं मैं रेस्ट करूंगा लेकिन अपने रूम में नहीं तुम्हारे रूम में। साथ ही वो उसकी गाल के ऊपर उसे किस करता है और उसे उठाकर बिस्तर के ऊपर ले जाता है। वो उसे कहता है मुझे ये बताओ क्या तुम भी यहाँ पर मेरे बारे में सोच रही थी, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा था। जाओची जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है, उसे अपनी गोद में बिठाकर उसे किस कर रहा होता है। इसी वक्त जाओची को महसूस होता है कि बाहर कोई खड़ा है। यंग मास्टर फैन बाहर खड़ा होता है, वो बाहर से प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस कैंग जुई की रात तो काफी ज्यादा अच्छी है और फुल मून निकला हुआ है, क्यों ना तुम मेरे साथ आओ, हम दोनों बाहर बैठकर खुले आसमान के नीचे तारों और आसमान की तरफ देखेंगे और चांद को घूरेंगे, क्या तुम मेरे साथ तारों को देखना चाहोगी। जाओची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये यंग मास्टर फैन तो प्रिंसेस के पीछे पड़ा हुआ है, ये इसे रात के वक्त इनवाइट कर रहा है ताकि वो दोनों आसमान पर तारे देख सके, लगता है कि इसका ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रह जाएगा। प्रिंसेस उसे कहती है यंग मास्टर फैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन अभी के लिए मुझे रेस्ट करनी है, मुझे आसमान पर तारों को देखने का कोई भी शौक नहीं है। यहाँ पर चांद को देखने की बात हो रही है लेकिन ज्यादा लोग तारे देखते हैं, इसी वजह से मैंने भी तारों को देखने कह दिया है। प्रिंसेस उसे कहती है तुम यहाँ से जा सकते हो। यंग मास्टर फैन उसे कहता है प्रिंसेस मैं कब से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हें वो बात कहना चाहूंगा। जबकि प्रिंसेस उसे कहती है मैंने कहा ना कि मैं पहले बेड के ऊपर लेट चुकी हूँ और सोने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज अभी के लिए यहाँ से चले जाओ, हम लोग बाद में बात कर लेंगे। इसी वक्त जाओची उसे किस करता है तो प्रिंसेस काफी अजीब सी आवाजें निकाल रही होती है। यंग मास्टर फैन को वो आवाजें आती है लेकिन वो आवाजों को सुनने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है लगता है कि तुम वाकई में इस वक्त सोने की कोशिश कर रही हो, तो ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हर बार मुझे इस तरह रिजेक्ट नहीं करोगी, अगली बार हम दोनों जरूर आसमान के नीचे बैठकर तारे देखेंगे। साथ ही यंग मास्टर फैन आसमान की तरफ देखता है, चांद की तरफ देखकर प्रिंसेस को इमेजिन करता है और कहता है इस
पूरी दुनिया में। इसके अलावा किसी के पास भी ऐसी क्वालिफिकेशंस नहीं है जो कि तुम्हें हासिल कर सके, जबकि उसे तो पता ही नहीं है कि प्रिंसेस अंदर कौन से गुल खिला रही है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 67 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 68 के साथ हाजिर हूं। इस एपिसोड की शुरुआत में हिमालय स्वर्ड विला के स्वर्ड डिस्कॉर्ड्स अरीना को दिखाया जाता है, जहां पर इस टूर्नामेंट की शुरुआत होने वाली है और जहां पर सबसे पहले टूर्नामेंट के मैचेस खेले जाएंगे। भी लोग यहां पर पहुंच चुके हैं, सभी कंटेस्टेंट्स भी यहां पर आ चुके हैं। साउची भी अपने दोस्तों के साथ वहीं पर खड़ा होता है। जब टूर्नामेंट को स्टार्ट करने का वक्त होता है तो हिमालय स्वर्ड विला से कैरेक्टर वहां पर अपीयर होते हैं, जिनको स्कारलेट स्वर्ड लिंग वूगू कहा जाता है। वो अपनी स्काई परफॉर्म राउंड के 8 लेवल पर है और वो यहाँ पर इस टूर्नामेंट के अनाउंसर होने वाले हैं। वो उन सभी से कहती है तो मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर वेलकम कहता हूँ। यहाँ पर इस टूर्नामेंट के दौरान मैं तुम सभी का अनाउंसर होने वाला हूँ और मैं यहीं पर तुम्हारी फाइट्स को अनाउंस करूंगा, तुम्हारा रेफरी हूंगा। और साथ ही उन सभी बच्चों से कहते हैं तो इस बार के टूर्नामेंट में कुछ अलग होने वाला है और हमारे पास एक गेस्ट है जो कि यहाँ से नहीं है बल्कि वो हिमालय स्वर्ड लेजेंड से है। तो सभी लोग 4 बड़े सेक्रेट लैंड्स के बारे में तो जानते होंगे। तो कैरेक्टर जो कि स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आए हैं, उनका नाम लिंकुन है। वो यहाँ पर इस सारे टूर्नामेंट को खुद अपनी आंखों से विटनेस करेंगे। कैरेक्टर लिंकुन के बर्थ प्लेस और उनकी क्वालिफिकेशंस को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ऐसा होगा जो कि उनके क्वालिफिकेशन को नकारने की कोशिश करेगा। यहाँ पर उन्हीं की अथॉरिटी चलेगी। अगर वो यहाँ पर किसी मैच को बर्खास्त करते हैं तो वो मैच नहीं खेला जाएगा। जुनबा अपने जीजाजी से पूछता है, जीजाजी इन्होंने कहा कि ये माइटी हिमालय स्वर्ड रीजन से आए हैं, ये कौन सी जगह है। जाओची से कहता है तुम्हें पता है कि हिमालय स्वर्ड विला काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन हिमालय स्वर्ड रीजन हिमालय स्वर्ड विला से 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उन्हें इनाम के बारे में बताया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि जो बच्चे इस टूर्नामेंट के दौरान 2nd और 3rd रैंकिंग के ऊपर आएंगे उन्हें पर्पल स्ट्रिप ड्रैगन हार्ट पिल दी जाएगी। इसके साथ साथ पर्पल वेन मैरो के 3 ड्रॉप्स भी दिए जाएंगे। जो यहाँ पर 1st रैंकिंग के ऊपर आएगा उसे एक स्काई परफॉर्म रैंक का स्पेशल आर्टिफैक्ट दिया जाएगा जो कि एक बॉडी आर्मर है। मास्टर लिंकुन उस स्पेशल आर्मर को अपने साथ लेकर आए हैं और वो उस लड़के को जो देंगे जो कि इस टूर्नामेंट में 1st रैंकिंग को हासिल करेगा। साउथ सेक्टर के लीडर अपने बेटे से कहते हैं, मैंने सुना है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ 3 इस तरह के आर्मर्स हैं। अगर इस तरह का एक आर्मर हमें मिल जाता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्ट्रेंथ भी पहले से बहुत बढ़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम 1st रैंकिंग को हासिल करो और उस आर्मर को हासिल कर लो। अब इस आर्मर की खातिर मैं चाहता हूँ कि अगर वहाँ पर तुम्हारा सामना लिंगजुन के साथ भी होता है तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा, लिंगजुन को भी हरा देना। साथ ही अनाउंसर उनसे कहते हैं तो यहाँ पर जितने बच्चे टॉप 10 की रैंकिंग में आएंगे उन सभी को यहाँ पर डीमन सीलिंग रिचुअल को अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा। अगर लिंकुन यहाँ पर डीमन सीलिंग रिचुअल को परफॉर्म करेंगे और तुम सभी लोग यहाँ पर उसको अपनी आंखों से देख पाओगे। तो अनाउंसर उन सभी लोगों से कहते हैं तो हम लोग यहाँ पर टूर्नामेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन टूर्नामेंट को स्टार्ट करने से पहले एक टेस्ट होगा। चूंकि यहाँ पर एज और उनकी क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा, उनकी कल्टीवेशन को देखा जाएगा, क्या वाकई में वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लायक है या नहीं। सभी लोग यहाँ पर आते जाओ और इस क्रिस्टल के सामने आकर खड़े हो जाओ ताकि हम लोग तुम्हारी क्वालिफिकेशन और तुम्हारी एज को जान सकें। यहाँ पर बहुत सारे क्लैंस के बच्चे होते हैं, वो सारी वहाँ पर क्रिस्टल के सामने आकर खड़े होते हैं ताकि वो अपनी क्वालिफिकेशन को जान सके और उनको जांचा जा सके क्या वो टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लायक है या नहीं। यहाँ पर जितने लोग हमारी रैंकिंग में आने वाले हैं, यहाँ पे जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, सिर्फ उन्हीं की एज और क्वालिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा। हमारी बर्निंग सेक्टर के हमें यंग मास्टर्स के बारे में बताया जाता है। फैन जू बाई जो कि 20 साल की उम्र का है और अपनी स्पिरिट परफॉर्म राम के 8 लेवल पर है। बड़ा भाई जिसका नाम फैन जिन है जो कि 20 साल का है, अपनी स्पिरिट परफॉर्म राम के 9th लेवल पर है। जो तीसरा साथी है उसका नाम फैन योनजी होता है और वो 19 साल का है, स्पिरिट परफॉर्म राम के 7th लेवल पर है। फिर साथ ही फ्रोजन पैलेस वालों की बारी भी आ जाती है तो वहाँ पर उनकी तरफ से भी 3 लड़कियां हिस्सा लेने वाली है, जिनमें हमारी किंगजू भी है। जैसे वहाँ पर किंगजू को दिखाया जाता है, वो अपनी बहन को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है ये तो मेरी बड़ी बहन है। दाऊजी से कहता है जुनबा चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर टूर्नामेंट के दौरान चिल्लाकर उसको मत पुकारो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर किसी को इस बारे में पता चले कि तुम उसके छोटे भाई हो ना, उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मिसेस भी ये बात सुन लेती है कि वाकई में वहाँ पर एक लड़की है जो कि जाउची की वाइफ है। वो उसे कहती है क्या वाकई में ये तुम्हारी वाइफ है। जाउची जल्दी से इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए प्रिंसेस से कहता है, अच्छा बात ठीक है कि वो लड़की मेरी वाइफ है, उसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन अब मुझे ये बात भी कंफर्म नहीं है कि अभी तक हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं भी या नहीं। जब मुझे जाउ सेक्टर से निकाला गया था तब मैंने शादी के पेपर उसे दे दिए थे। मैंने उसे कहा था कि तुम इन पेपर्स को फाड़ देना, तुम्हारी शादी खत्म हो जाएगी। और वैसे भी वो लड़की मेरे साथ कोई भी ताल्लुक रखना नहीं चाहती, तो फिर हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है। इसलिए मुझे उस लड़की की जरा भी फिक्र नहीं है। मैं तो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा हूँ। परफॉर्म पहले से जो 3 लड़कियां होती हैं उनमें एक शुई वुशवांग होती है जो कि 20 साल की है, वो अपनी स्पिरिट परफॉर्म राउंड के 9th लेवल पर है। इसी लड़की का नाम वो जुइजिन होता है, वो भी 20 साल की है और अपनी स्पिरिट परफॉर्म राउंड के लेवल 9 पर है। क्योंकि तीसरी हमारी जिया किंगजी होती है, जिया किंगजी जो कि सिर्फ अपनी 17 साल की उम्र में है और जो परफॉर्म राउंड के 8th लेवल पर है। सुनने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़की तो सबसे ज्यादा यंगेस्ट जीनियस है, अभी सिर्फ 17 साल की है, लेकिन ये स्पिरिट परफॉर्म राउंड के 8th लेवल तक पहुंच चुकी है। पिछली बार के टूर्नामेंट का नंबर 1 विनर जिसका नाम लिंगजुन है, 17 साल की उम्र में स्पिरिट परफॉर्म राउंड के 8th लेवल पर नहीं पहुंच पाया था, ये तो उससे भी ज्यादा आगे है। हमारा जाउची भी सोच रहा होता है किंगजू तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। हिमालय स्वर्ड विला के डिसाइपल्स की बारी आती है तो हिमालय स्वर्ड विला से भी 3 लड़के हिस्सा ले रहे हैं। सबसे बड़ा भाई जिसका नाम लिंगजुन है, 20 साल की उम्र का है, वो अपनी अर्थ परफॉर्म राउंड के 3rd लेवल पर है। कल्टीवेशन बाकी के सारे यंग जनरेशन के लड़कों से बहुत ज्यादा है। दूसरे नंबर पर लिंग फीजू होता है जो कि 19 साल का है, वो अपनी स्पिरिट परफॉर्म राउंड के 9th लेवल पर है। तीसरे नंबर पर छोटू होता है जिसका नाम लिंग जी है जो कि 16 साल की उम्र का है, वो अपनी स्पिरिट परफॉर्म राउंड के 6th लेवल पर है। जाउची की बात सुनते ही बहुत हैरान होता है। वो कहता है लास्ट टाइम जब हमारा मुकाबला हुआ था तब ये स्पिरिट परफॉर्म राउंड के 3rd लेवल पर था, 6 महीने में इसने 3 लेवल्स को अप किया है। उसके बाद हमारे जाउची की बारी आती है। वो लोग कहते हैं इंपीरियल पैलेस से जाउची है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़का है। तो सुनने वाले बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या इंपीरियल फैमिली वाले सिर्फ एक ही लड़का लेकर आए हैं,
क्या वाकई में लगता है कि ये लड़का यहाँ पर बाकी सभी को हरा सकता है? ऐसा तो नहीं है कि बाकी सभी जीनियस लड़कों की तरह ये भी बहुत ज्यादा जीनियस है और इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है। किंग जो भी नाम सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। इन्होंने जहाँ पर कहा कि इस लड़की का नाम युनची है, लेकिन ये तो बिल्कुल जाओची के जैसा दिखता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जाओची की तो कल्टीवेशन क्रिपल है, वो तो कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकता था। अगर ये वाकई में जाओची होता तो फिर ये जुनची के नाम से क्यों है और बीरल फैमिली वालों के साथ कैसे हो सकता है? किंग जो की मास्टर भी क्योंकि जाओची से पहले मिल चुकी है, वो भी काफी हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? दो बंदों की शक्लें एक जैसी कैसे हो सकती है और ऊपर से इनके नाम भी मिलते जुलते हैं। क्योंकि हस्बैंड का नाम जाओची था जबकि इस बंदे का नाम युनची है, दोनों के नाम एक जैसे हैं। तो फेरी से कहती है क्या तुमने इस बंदे को पहले देखा है? क्योंकि मास्टर से कहती है हाँ बिग सिस्टर। वैसे इस बंदे का नाम पहले तो कभी नहीं सुना, लेकिन मैंने इस बंदे के जैसे एक और बंदे को देखा है जो कि किंगजू का हस्बैंड है, नाम जाओची था, वो बिल्कुल इसके जैसा दिखता है। लिटिल फेरी की बात सुनते ही और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसने अपनी डिसाइबल के हस्बैंड से किस करवा लिया। काफी ज्यादा गुस्से में होती है। किंगजू की मास्टर से कहती है एल्डर सिस्टर तुम्हें क्या हुआ, क्या कुछ गलत है? सिस्टर उसे कहती है तुम्हें मुझसे और कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, दोबारा मुझसे मत पूछना। एल्डर जाओची की एज बताती है कि इसकी उम्र 17 साल है और ये ट्रू परफॉर्म राम के पीक पर है, यानी 10th लेवल पर है। सभी सुनने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उनमें से कुछ तो हंसना भी शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि बीरल फैमिली वालों की हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब है कि वो ट्रू परफॉर्म राम के एक्सपर्ट को यहाँ पर लेकर आए हैं। इस लड़के के अलावा इस कंपटीशन में कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो कि ट्रू परफॉर्म राम में हो। लेवल तो बाकी सभी से बहुत ज्यादा लो है। क्या वाकई में बीरल फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके? इसी वजह से उन्होंने इस बेकार लड़के को यहाँ पर भेज दिया है। लिंक जी तो काफी ज्यादा खुश होता है, ये तो मेरा बॉस है। और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि सिर्फ 6 महीने में बॉस ट्रू परफॉर्म राम के सेकंड लेवल से ट्रू परफॉर्म राम के पीक तक पहुंच चुका है। किंग भी से कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो वही लड़का है। उनके फादर भी वहीं पर खड़े होते हैं। वो उनसे कहते हैं क्या तुम दोनों ने पहले इस लड़की को देखा है? वो उनसे कहते हैं हाँ फादर हमने इस लड़की को देखा है, मैंने आपको पहले एक बार बताया था इंपीरियल पैलेस में जिस लड़के के साथ लिंक जी की फाइट हुई थी और इसने इसके 3 मूव्स को ब्लॉक किया था। ये अपनी परफॉर्म राम के सेकंड लेवल पर था, अब देखो जरा ये पीक तक पहुंच चुका है। तो कल्टीवेशन लेवल तो बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसके फादर उसे कहते हैं अगर तुम यहाँ पर इस लड़के की तारीफ कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि ये वाकई में जीनियस होगा, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि ये अपने से हाई लेवल के लोगों को हरा सकता है। लेकिन अफसोस इस टूर्नामेंट में कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया है। यहाँ पर जितने भी लड़के हैं वो सारे जीनियस और पावर हाउसेज हैं। यंग मास्टर फैन भी वहीं पर खड़ा होता है। यंग मास्टर फैन कहता है तो क्या ये वाकई में वही लड़का युनची है जिसके बारे में मैंने सुना है? इसी से इस लड़के को स्पेशली टूर्नामेंट के लिए ढूंढ कर लाई है और वो उस लड़के की बहुत ज्यादा केयर भी करती है। जैसे वो सामने की तरफ देखता है तो प्रिंसेस जाओची के साथ ही खड़ी होती है। वो कहता है तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि इनके पास सिर्फ एक ही डिसाइपल है। तो प्रिंसेस यहाँ पर एक डिसाइपल को खुद इस टूर्नामेंट में लीड करके लेकर आई है, वो अपनी टीम को लेकर आई है। इस टीम में तो सिर्फ एक ही लड़का है, तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों के दरमियान में जो रिश्ता है वो काफी गहरा है। उसी के साथ ही यंग मास्टर फैन को याद आता है कि कल रात जब वो प्रिंसेस के रूम के बाहर खड़ा था उसने प्रिंसेस से कहा था कि वो उसके साथ तारू को देखने के लिए आए। उसके रूम के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। ऐसा तो नहीं है कि रात के वक्त ये लड़का उसके रूम में था, प्रिंसेस और ये लड़का दोनों उस वक्त जंगल में मंगल कर रहे थे। ये बात सोचते ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने साथी से कहता है जल्दी से जल्दी बंदोबस्त करो, मुझे बताओ कि इस लड़के का पहला टूर्नामेंट मैच किसके साथ होने वाला है। उसके खिलाफ जितने भी लड़कों के मैचेस आने वाले हैं उन सारे लड़कों को जाकर कह दो ये लड़का बचना नहीं चाहिए। अगर तुम लोग इसको जान से नहीं मार सकते तो कम से कम इसके हाथ पांव तोड़ देना या फिर इसकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर देना। वो भी ऐसा करेगा मैं उसको बहुत अच्छा इनाम दूंगा। फिर साथ ही वो गुस्से के साथ प्रिंसेस की तरफ देख रहा होता है और कहता है मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज्यादा प्योर और साफ सुथरी हो, एक नोबल लड़की हो जो कि कभी भी अपने आप को गंदा नहीं करेगी, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगी। इस वजह से मुझे यहाँ पर कितनी ज्यादा ह्यूमिलिएशन फील हो रही है तुम सोच भी नहीं सकती। तो फिलहाल हम लोग यहीं पर एपिसोड 68 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करेंगे। क्या हमारा जाओची यहाँ पर इस टूर्नामेंट में अपनी जगह बना पाएगा? क्या जाओची बाकी के सारे रैंकिंग को हरा पाएगा और टॉप 50 की रैंकिंग में आ पाएगा या नहीं? ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 69 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड में फाइनली हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। तो टूर्नामेंट स्टार्ट होने की इस एपिसोड की शुरुआत में जाओची के हाथ में उसका नंबर पैलेट होता है जिसके ऊपर 1505 लिखा होता है। जाओची कहता है पैलेस चीफ किंग, इसका क्या मतलब है? पैलेस चीफ किंग उसे इस बारे में बताते हैं। वो उसे कहते हैं तो इस टूर्नामेंट में ये तुम्हारा नंबर है। चीफ किंग उसे कहते हैं यहाँ पर तुम्हारे नंबर का मतलब ये है कि तुम कौन से एरिया में फाइट करोगे और कौन से ऑर्डर में फाइट करोगे और कौन से कंपटीटर के साथ फाइट करने वाले हो। फर्स्ट ग्रुप कंपटीशन में तुम्हारे नंबर का मतलब ये है कि तुम्हारा मैच 15 नंबर अरीना में होने वाला है। उस अरीना में तुम्हारा पहला मैच 5वां मैच होगा, यानी कि 5वें नंबर पर जो भी कंटेस्टेंट होगा उसके साथ तुम्हारा मैच होने वाला है। पहले राउंड के ग्रुप मैचेस पूरे 3 दिन तक चलने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन्हें पूरे 3 दिन में 12 मैचेस खेलने होंगे। इस बार के टूर्नामेंट में बहुत सारे बच्चे हैं, इसी वजह से फर्स्ट ग्रुप के पहले 3 दिन के कंपटीशन में जितने बच्चे अपने ओपोनेंट को हराने के बाद टॉप 10 की रैंकिंग में आएंगे उन सभी टॉप 10 की रैंकिंग वालों को इकट्ठा करके सिर्फ 300 बच्चों को पहले राउंड में पास किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ग्रुप मैचेस को स्टार्ट किया जाएगा। सेकंड ग्रुप मैचेस में हमारे 3 दिन तक मैचेस होंगे और 3 दिन में तुम्हें 15 मैचेस को खेलना होगा। इस बार के टॉप 10 बच्चों से टोटल सिर्फ 100 लोगों को ही चूज किया जाएगा जो कि टॉप 100 की रैंकिंग में जाएंगे और उसके बाद टॉप 100 की रैंकिंग में से सभी का आपस में कंपटीशन होगा जिसमें से सिर्फ 32 लोगों को चूज किया जाएगा। कहीं 32 लोग एडवांस फाइनल एलिमिनेशन राउंड तक पहुंचेंगे और उसके बाद आगे के मैचेस कंटिन्यू होंगे। ये सारा हिसाब निकालने के बाद जाओची से कहता है मैंने सारा हिसाब लगा लिया है। मुझे लगता है कि अगर तुम्हें फाइनल राउंड तक पहुंचना है तो तुम्हें यहाँ पर 27 मैचेस को खेलना होगा। तुम्हें 27 अपोनेंट्स को हराना पड़ेगा तभी तुम फाइनल में पहुंच पाओगे। इसी जाओची से कहती है यहाँ का एटमॉस्फेयर तो वाकई बहुत ज्यादा टेंस होता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी बात पहले से हो चुकी है। तुम्हें सिर्फ इस बार टॉप 100 की रैंकिंग में आना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है और ना ही अपने पर ज्यादा लोड डालने की जरूरत है। उसे कहता है मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं
भूला, इस बार की टॉप 100 की रैंकिंग में तो मैं जरूर आऊंगा। के अंदर से जाओची सोच रहा होता है टॉप 100 की रैंकिंग में आना ये मेरा मकसद है ही नहीं, मुझे तो टॉप 1 पर आना है। एक बार से नेक्स्ट सीन में फैन जू भाई और उसके छोटे भाई का दिखाया जाता है। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है ब्रदर मैंने पता लगा लिया है जी का नंबर 1505 है और उसकी फाइट 15 नंबर अरीना में 5th नंबर पर होने वाली है और जिस लड़के के साथ उसकी फाइट होने वाली है मैंने उस लड़के को अच्छे से बता दिया है, वो इसका काम कर देगा। अगर जाओची इस फाइट के दौरान मरता नहीं है तो मुझे लगता है कि कम से कम वो अपना 1-2 बाजू तो गवा ही देगा। तो यहीं से हमें सबसे पहले जाओची के मैच को दिखाया जाता है। जाओची का ग्रुप 15 का मैच 5वें नंबर वाले ब्लू वेन इंपीरियल फैमिली से जुनची और दूसरी तरफ से साउदर्न जेड क्लाउड से वो जानजी लड़का होता है। दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करने वाले हैं। वो जानजी जो कि स्पिरिट फॉर्म के 2nd लेवल पर है, वो जाओची से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास एक बड़ी सी तलवार भी है। तो वो जानजी जल्दी से जाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जाओची से कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही अनलकी हो, सामना यहाँ पर मेरे साथ हो गया है, तो तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते तो चुपचाप यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हारा 1-2 बाजू काट सकूं। जाओची के ऊपर अपनी तलवार को घुमाकर अटैक करता है तो जाओची जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हट जाता है, लेकिन वो वहीं से फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए जाओची के चेहरे के ऊपर अटैक करता है। जाओची कहता है इसे देखकर तो लगता है कि ये डायरेक्टली मेरे फेस के ऊपर अटैक कर रहा है ताकि ये मेरा चेहरा बिगाड़ सके, लेकिन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, ये मेरे फेस के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। ऐसी बात है तो फिर मुझे भी इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जाओची वहीं से नीचे की तरफ झुकते हुए उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है, साथ ही जॉन्जी के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है और वहीं पर नीचे बैठ जाता है। टूर्नामेंट का अनाउंसर कहता है फू जॉन्जी 10 की गिनती गिनने तक उठ नहीं पाया, इसी वजह से इंपीरियल फैमिली के जाओची ने इस मैच को जीत लिया है। यहाँ से हमारे आगे के मैचेस बहुत ज्यादा फास्ट दिखाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड मैच में जाओची एक लड़के को किक मारता हुआ दिखाया जाता है और साथ ही कहा जाता है जाओची ने जहाँ पर सेकंड मैच को जीत लिया है। फिर तीसरे में जाओची एक लड़के को पंच मारता है, फिर चौथे में एक लड़के को मारता है और उसको भी हरा देता है। इस तरह जाओची अपनी ग्रुप में जितनी भी बैटल्स होती है उन सभी को जीत लेता है। देखने वाले भी सभी लोग बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो ट्रू परफॉर्म राउंड की पीक पर है, लेकिन ये अपने से हायर राउंड के लड़कों को आसानी के साथ कैसे हरा पा रहा है। कि प्रिंसेस भी काफी ज्यादा हैरान भी होती है और खुश भी होती है। जिस कहती है जुनची तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, अगर ये इसी तरह जीता रहा है तो ये कल के मैचेस को भी जीत लेगा और बहुत ही जल्दी ये टॉप 100 में अपनी जगह बना लेगा। पहले दिन के मैचेस खत्म हो जाते हैं, रोशन पैलेस की लड़कियां भी वापस जा रही होती हैं, तो जुनबा से रहा नहीं जाता तो वो भागता हुआ अपनी बहन के पास चला जाता है। वो उसे पुकारता है सिस तुम कैसी हो, वो इसे देखकर काफी हैरान होती है और उसे कहती है जुनबा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जुनबा उसे कहता है बिग सिस मैं यहाँ पर तुम्हारा मैच देख रहा हूँ, तुम्हारा मैच मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तुम तो पहले से भी ज्यादा अमेजिंग हो गई हो। तुमने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जीजा जी के साथ आया हूँ, जीजा जी भी तुमसे कम नहीं है, वो भी यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। ये बात सुनते ही बहुत हैरान हो जाती है और सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, तो क्या ये वाकई में वही जाओची है जिसकी कल्टीवेशन क्रिपल थी। जुनबा उसे कहता है बिग सिस अब क्या हुआ, लगता है कि तुम अपने हस्बैंड को भी पहचान नहीं पा रही, यही तुम्हारा हस्बैंड जाओची है। जाओची भी वहाँ पर आता है और उन सभी को ग्रीट करते हुए कहता है मैं इंपीरियल फैमिली की 7 मेडन्स और उनकी स्टूडेंट्स को यहाँ पर ग्रीट करता हूँ, इंपीरियल फैमिली से हूँ, मेरा नाम जुनची है। ये बात भी सच है कि जब मैं इंपीरियल क्लाउड पैलेस में रहता था तब मेरा नाम जाओची हुआ करता था, लेकिन मुझे फैमिली से निकाल दिया गया, उसके बाद अब से मेरा नाम जुनची है। अब मैं इंपीरियल पैलेस का एक डिसाइबल हूँ। साथ ही वो किंगजू से कहता है किंगजू काफी अर्से के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। किंगजू की मास्टर उसे कहती है हमारे पास वेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है किंगजू, चलो वापस चलते हैं। फिर साथ ही वो सोच रही होती है ये लड़का पता नहीं कैसे इसने अपनी कल्टीवेशन को दोबारा से हासिल कर लिया, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन तो बुरी तरह से क्रिपल थी, ये तो एक मिरेकल से कम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किंगजू को दोबारा से इसके साथ इन्वॉल्व होने नहीं दे सकती। किंगजू जाने से पहले जुनबा से कहती है अपना और फादर का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। जुनबा फिर से अपनी बहन के पीछे जाने लगता है, जाओची से रोक लेता है और कहता है नहीं अब तुम उसके पीछे नहीं जा सकते। जब उसने फ्रोजन पैलेस को ज्वाइन करने का फैसला किया था तब वो तुम्हारी बहन नहीं रही, जिया फैमिली के साथ अब उसके सारे ताल्लुक टूट चुके हैं। तो नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। जाओची अगले दिन भी अपने ग्रुप की सारी बैटल्स को जीत लेता है। यहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि जाओची ने अपनी सारी बैटल्स को जीत लिया है, अपनी सारी 12 की 12 बैटल्स को। सुनने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, एक लड़का जो कि ट्रू परफॉर्म राउंड की पीक पर है उसने अपनी 12 बैटल्स को जीत लिया और किसी एक भी बैटल को हारा नहीं है। जाओची वापस से प्रिंसेस के पास चला जाता है। प्रिंसेस उसका हाथ पकड़ती है और कहती है जुनची तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा वंडरफुल हो, तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, एक न्यू रैंकिंग रिकॉर्ड बना दिया है, तुमने अपने 12 के 12 मैचेस को जीतकर हम पर हमारी इंपीरियल फैमिली की इज्जत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें दोबारा से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जाओची से कहता है अगर तुम इतनी ज्यादा खुश हो और मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो तुम्हें यहाँ पर मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा, चलो जल्दी से मुझे किस करो। उससे कहती है क्या तुम वाकई में चाहती हो कि मैं यहीं पर तुम्हें किस करूँ। जाओची से कहता है हाँ यहीं पर किस करो, और प्रिंसेस जल्दी से आगे बढ़ती है और जाओची के गाल के ऊपर किस करती है, जबकि फैन जूबाई दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। वो गुस्से के साथ कहता है जुनची तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे, जब तुम्हारा मैच मेरे साथ होगा उस बात देखना मैं तुम्हारे कितने टुकड़े करता हूँ। कि हमारे जाओची को पता चल जाता है कि यहाँ पर ये सारी डिफिकल्टीज उसके लिए कौन क्रिएट कर रहा है। वो कहता है मुझे वो कल्प्रिट मिल गया जो कि मेरे लिए यहाँ पर मुश्किल क्रिएट कर रहा है, इसी वजह से तो मेरा सामना जिन भी लड़कों के साथ हो रहा था वो सभी लोग मुझे क्रिपल करना चाहते थे या मुझे मारना चाहते थे। यहीं से नेक्स्ट सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट के सेकंड राउंड ग्रुप मैचेस के स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर जाओची का मुकाबला थंडरबोल्ट लाइटनिंग पवेलियन के लड़के जिसका नाम ली जेंटियान होता है उसके साथ होता है। लड़के के पास 2 बड़े-बड़े हैमर्स होते हैं क्योंकि वो थंडरबोल्ट सेक्टर से है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकता है। तो ली जेंटियान जाओची से कहता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा पहला मुकाबला तुम्हारे साथ होगा, जल्दी से अपने वेपन को बाहर निकालो और मेरे साथ मुकाबला करो, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। भी देखने वाले कहते हैं इस लड़के का मुकाबला तो ली जेंटियान के साथ हो गया है, थंडरबोल्ट सेक्टर के सेक्टर मास्टर का यंग बेटा है और इसको काफी सारी थंडरबोल्ट टेक्निक्स भी आती है। लगता है कि जुनची का सफर यहीं पर खत्म होने वाला है। जाओची उस लड़के से कहता है चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अपने वेपन को निकालूं, तो तुम्हारी क्वालिफिकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे खिलाफ मुझे वेपन यूज करने की जरूरत भी पड़ती है या नहीं। जेंटियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बड़े से हैमर के साथ जाओची के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है तो देखते हैं कि यार तुम कब तक मेरे सामने टफ बनने का नाटक करते हो, तुम्हें अपना वेपन तो निकालना पड़ेगा। लेकिन हमारा जाओची सिर्फ एक ही हाथ के साथ उसके बड़े से थंडर हैमर को रोक लेता है। लड़का भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे इस थंडर हैमर का वजन 800 kg है। इस लड़के ने सिर्फ एक ही हाथ के साथ थंडर हैमर को रोक कैसे लिया। दूसरी तरफ से अपने दूसरे थंडर हैमर के साथ जाओची के ऊपर अटैक करता है। हमारा जाओची उसी हाथ के साथ जिसने उसके हैमर को पकड़ा
होता है उसको ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और वो लड़का ग्राउंड के ऊपर नीचे गिर जाता है। वहीं से वो फिर से उठता है और अपने दोनों थंडर हैमर्स को आपस में टकराता है तो जबरदस्त इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलती है। उसके साथ ही वो थंडर हैमर को जाउची की तरफ फेंक देता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक बोल्ट का धमाका होता है। इस वक्त हमारा जाउची अपनी बड़ी सी क्लोसल जायंट स्वॉर्ड को निकाल लेता है। देखने वाले कहते हैं युनची तो एक हैवी स्वॉर्ड यूजर है, तलवार को देखकर लगता है तो इसका वजन तो बहुत ज्यादा होगा, वो ये वाकई में इतनी भारी तलवार को उठाकर घुमा भी पाएगा। तो जाउची उस तलवार को लेकर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए ली ज़ेंटियान के ऊपर अटैक करता है, जबकि ली ज़ेंटियान भी अपने हैमर्स के साथ जाउची के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जाउची की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से ली ज़ेंटियान पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है। वो पीछे जाकर गिरता है। जाउची अपनी तलवार लेकर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ली ज़ेंटियान उसे कहता है ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। टम्सर कहता है ली ज़ेंटियान ने अपनी हार मान ली है तो ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली से युनची ने इस मैच को जीत लिया है। के बाद फिर से मैचेस को फास्ट फॉरवर्ड दिखाया जाता है। जाउची दूसरे वाले मैच को जीत लेता है, फिर तीसरे वाले मैच को जीत लेता है, फिर चौथे वाले, पांचवें वाले और फिर छठे वाले। इस तरह अपने सारे मैचेस को जीत लेता है। ज़ोरो और पैलेस चीफ किन दोनों ही बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो यहाँ पर अपने मैचेस को जीतता जा रहा है। चीफ किन कहते हैं ये लड़का तो पहले से टॉप 100 की रैंकिंग में पहुंच चुका है, अगर ये इसी तरह अपने मैचेस को जीता रहा तो मुझे लगता है कि ये टॉप 32 में भी पहुंच सकता है। ज़ोरो सोच रही होती है काश मेरे इंपीरियल फादर यहाँ पर होते और अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रहे होते कि उनकी ख्वाहिश यहाँ पर पूरी हो रही है तो वो बहुत खुश हो जाते। तो हमारी फैमिली पैलेस के नाम के ऊपर जो दाग लगा हुआ था जाउची ने उसको उतार दिया है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 69 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में जाउची की कुछ और फाइट्स देखने को मिलेंगी। जब तक हमारा जाउची टॉप 1 की रैंकिंग पर नहीं आ जाता तब तक ये कंपटीशन जारी रहेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 70 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड 70 की शुरुआत रात के वक्त से होती है। रात के वक्त जाउची अपने रूम में सो रहा होता है। उसी वक्त उसके दरवाजे पे नॉक होती है। जुनबा वहां पर आता है और दरवाजे पे नॉक करते हुए से कहता है जीजा जी जल्दी से उठो, तुम सो भी गए हो, मुझे तुमसे बात करनी है। जाउची उठकर उसके लिए दरवाजा खोलता है और उसे कहता है साले तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस वक्त तुम्हारा क्या काम है। तो उसके हाथ में एक रिंग होती है। जुनबा उसे कहता है सिस्टर किंगजू आई थी, उसने मुझे एक रिंग दी और कहा कि मैं तुम्हें दे दूं। उसने कहा कि उसने तुम्हारे लिए सारी चीजें इकट्ठी की है जो भी इस रिंग के अंदर है। उसने कहा कि तुम्हें इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए ये चीजें इकट्ठी की थी इसलिए तुम इन सभी को रख लो। जाउची उस रिंग को पकड़ता है और उसके अंदर देखता है कि उसके अंदर क्या कुछ है। वो देखता है तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे वो अपनी मेडिकल्स को ठीक कर सकता था। जाउची कहता है मैंने एक बार अपनी वाइफ किंगजू को ये सारी बातें बताई थी कि मुझे इन सारी चीजों की जरूरत है, चीजों की मदद से मैं दोबारा अपनी मेडिकल्स को रिपेयर कर पाऊंगा। तो उसने वाकई में ये सारी चीजें मेरे लिए ढूंढ ली। मतलब तो यह है कि वो अभी भी मेरी वाइफ है और उससे मेरी फिक्र है। जाउची को ये बात पता चलती है तो वो उस रिंग को हाथ में पकड़ता है, जल्दी से भागता हुआ किंगजू को ढूंढने के लिए चला जाता है। जबकि जुनबा उसे कहता है ब्रदर तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम सिस्टर को ढूंढने के लिए जा रहे हो। किंगजू जो कि अपने पैलेस की तरफ जा रही होती है। जाउची भागता हुआ वहाँ पर जाता है। किंगजू से कहती है सर जुन आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। यहाँ पर किंगजू से मिलने के लिए आए हैं। जाउची जल्दी से भागता हुआ उसके पास चला जाता है और उसे कहता है किंगजू मेरी बीवी मुझे ये बताओ, तो मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। जब मैंने अपने जाओ सेक्टर को छोड़ा था उस वक्त मैंने शादी के पेपर्स तुम्हें दे दिए थे, क्या तुमने उन शादी के पेपर्स को अभी तक संभाल कर रखा हुआ है, क्या तुमने उनको फाड़ा नहीं। अपने पास से उन पेपर्स को निकालती है और कहती है उस वक्त तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि तुम इन शादी के पेपर्स को प्रोटेक्ट कर सको, इसी वजह से मैंने इन पेपर्स को अपने लिए संभाल कर रखा था। जबकि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि तुम इन पेपर्स की रक्षा कर सकती हो तो मैं तुम्हें ये वापस लौटा रही हूँ, तुम इन्हें अपने पास रख सकते हो, ये हमारी शादी के पेपर्स हैं। जाउची उसके पास से पेपर्स ले लेता है, अपने पास रख लेता है और उसे कहता है मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है, मुझे ये बताओ कि फ्रोजन पैलेस में सब कुछ ठीक है, क्या तुम वहाँ पर अच्छे से रह रही हो। उसे कहती है हाँ फ्रोजन पैलेस के सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं और मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। जाउची से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सवाल है, मुझे ये बताओ कि जब हमारी शादी हुई थी उस वक्त तुम्हारा कल्टीवेशन राम कितना था। मैंने तुम्हें उस दिन भी पूछा था लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है। किंगजू से कहती है उस वक्त मेरा कल्टीवेशन लेवल उतना ही था जितना कि इस वक्त तुम्हारा है, यानी कि ट्रू प्रोफाउंड राम के पीक पर थी। ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या वाकई में ऐसी बात है। 16 साल की थी तब ये अपनी ट्रू प्रोफाउंड राम के पीक पर थी, इसका मतलब ये तो वाकई में एक बहुत बड़ी जीनियस है, इस वजह से ये मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती थी और ये बहुत ज्यादा कोल्ड थी। तो जाउची आगे बढ़ता है और फिर से अपना रोमांटिक मूड स्टार्ट करता है और उसे कहता है मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है, मुझे ये बताओ कि पिछले 1 साल से जब से हम लोग नहीं मिले और अलग हुए हैं क्या तुमने दिन में एक बार भी मेरे बारे में सोचा है या नहीं। किंगजू उसके सवाल का जवाब नहीं देती बल्कि बात को घुमा देती है। वो उसे कहती है काफी रात हो चुकी है, जाओ जाकर सो जाओ क्योंकि कल हमारा फाइनल टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, कल हमारी सिलेक्शन होगी सेमीफाइनल्स के लिए। मैं किंगजू वापस अपने पैलेस में जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम भी वापस अपने रूम में जाओ जाकर आराम करो। जाउची उसे कहता है कल के मैच को पूरा करने के बाद मैं लास्ट 32 बैटल्स की रैंकिंग में पहुंच जाऊंगा जहाँ से हम लोग सेमीफाइनल्स में फाइट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अगर इस कंपटीशन में टूर्नामेंट के दौरान हम दोनों का एक दूसरे से आमना सामना होता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करते हुए फाइट करो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे ऊपर तरस खाओ। नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन फिर से कंपटीशन स्टार्ट होता है तो इस टूर्नामेंट के काफी सारे मैचेस होने वाले हैं। तो इस बार जितने बच्चे पास होंगे उनमें से सिर्फ 32 को ही फाइनल राउंड में भेजा जाएगा, जहाँ से उनके क्वार्टर फाइनल्स, फिर सेमीफाइनल्स और फिर फाइनल्स होंगे। भी देखने वाले लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि एक लड़का जो कि ट्रू परफॉर्म राउंड की पीक पर है सभी से ज्यादा वीक है, ये भी 32 की रैंकिंग में पहुंच चुका है। चीफ किंग कहते हैं मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा जाउची 32 की रैंकिंग में आ पाएगा, मैंने तो सोचा था कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये हमें 100 की रैंकिंग में ला सकता है, लेकिन ये तो 32 में चला आया। लगता है कि इस बार हम लोग काफी अच्छी रैंकिंग हासिल करेंगे, जिससे इंपीरियल फैमिली के नाम के ऊपर जो दाग लगा है पिछले कई सालों से कंपटीशन में एक भी रैंकिंग हासिल ना करने का, वो इस बार साफ हो जाएगा। ज़ोरो कहती है जूनियर ब्रदर जुन तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, हमारी इंपीरियल फैमिली में एक रैकेट बना दिया है, इससे कम कल्टीवेशन वाला एक कल्टीवेटर जो कि 32 की रैंकिंग में पहुंच पाया है। अगर इंपीरियल फादर यहाँ पर होते तो उनका सर फखर से बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता। अब यहाँ पर क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हो चुके हैं और सिर्फ 32 लोग ही बचे हैं। 32 लोगों का आपस में कम्पीट होने वाला है, तो ये सभी लोग यहाँ पर अपने फाइट्स के लिए अपने अपने नंबर्स को चूज करते हैं। तो जाउची के पास जो पर्ची आती है उसके ऊपर नंबर 1 लिखा होता है। जाउची कहता है मेरा नंबर 1 है, जो तो बहुत
बहुत ही अच्छी बात है। अब मुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले यहाँ पर फाइट का मौका मिलेगा। यहाँ पर साथ ही टूर्नामेंट के मैच 1 को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसमें एक तरफ ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली से युनची होता है, जबकि दूसरी तरफ से जाओ सेक्टर से जाओ नैन होता है, जो कि जाओ सेक्टर के मेडिसिन हॉल के एल्डर का ग्रैंडसन है। ये दोनों कंपटीशन एरिना में एक दूसरे के सामने होते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि एक दूसरे को एडवाइस करें। यहाँ पे जो भी फाइट से पहले एक दूसरे से कहा जाता है। जाओ नैन जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और जाओची के ऊपर अटैक कर देता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूँ, जबकि हमारा जाओची भी अपनी तलवार को वहाँ पर घुमाते हुए उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि जाओची के लिए इसके अटैक्स को ब्लॉक करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जाओची के पास एक बहुत ही भारी तलवार है। देखने वाले काफी हैरान होती है और कहते हैं जाओ सेक्टर का जाओ नैन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जाओची ने बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया है। हमें तो यकीन नहीं होता कि ये लड़का वाकई में ट्रू परफॉर्म राउंड की पीक पर है। अगर हम लोग भी ट्रू परफॉर्म राउंड की पीक पर होते और इस अटैक को ब्लॉक करने की बारी आती तो हम लोग कभी भी इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाते, क्योंकि सामने वाला इससे ज्यादा पावरफुल है। जाओची और जाओ नैन दोनों फाइट कर रहे होते हैं। जाओ नैन जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और एक पंछी की तरह उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जाओची से कहता है मेरा अगला अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि तुम इस अटैक को ब्लॉक कर पाओगे। वो जाओची के ऊपर अटैक करता है तो उसकी एनर्जी एक तलवार की तरह जाओची के कंधे के अंदर दंस जाती है, लेकिन वो उसको उसके कंधे के अंदर दंसा नहीं पाता, क्योंकि जाओची की बॉडी ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की वजह से बहुत ज्यादा टफ हो चुकी है। जाओ नैन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। अभी मैंने अपने अटैक को यूज करते हुए उसके कंधे के अंदर अपनी तलवार को दंसाने की कोशिश की। एनर्जी तो उसके कंधे के आर पार हो जानी चाहिए थी, ये तो उसके कंधे के अंदर दंस भी नहीं पाई। ऐसा लगता है कि जैसे कि उसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है, इतनी ज्यादा हार्ड कि मेरी तलवार भी उसकी बॉडी के अंदर नहीं घुस पाएगी। जाओची उसे कहता है तुम्हारी स्ट्राइक तो काफी ज्यादा अच्छी थी, और साथ ही वो सोच रहा होता है अब जबकि मैंने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के सेकंड स्टेज को अनलॉक कर लिया है तो मेरी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक को भी ब्लॉक कर सकती है, यानी कि मेरी चमड़ी बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी है। जाओची जाओ नैन से कहता है अब मेरी बारी, अब मैं अटैक करने वाला हूँ, और वो अपनी बड़ी सी जायंट क्लोसर स्वर्ड को घुमाता है। जाओ नैन के ऊपर अटैक करता है, जिससे जाओ नैन पीछे की तरफ गिर जाता है। जाओ नैन को भी पता चल जाता है कि ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो पीछे हटने के बाद जाओची से कहता है तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं अपनी हार मानता हूँ। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं तो बहुत ही अमेजिंग बात है, युनची जहाँ पर खड़ा था उसने उसी जगह के ऊपर खड़े खड़े फाइट को जीत लिया है। वो अपनी इनिशियल जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, उसने वहीं से स्ट्राइक लगाई और जाओ नैन को हरा दिया, जबकि वहीं पर खड़े होकर उसके अटैक्स को ब्लॉक करता रहा है। जाओची ने क्योंकि अपने मैच को जीत लिया है तो ये कल के क्वार्टर फाइनल्स में जा सकता है। प्रिंसेस जाओची से कहती है जाओची तुम्हारा कंधा कैसा है, क्या चोट गहरी है? जाओची से कहता है नहीं ये बिल्कुल ठीक है, इतनी भी ज्यादा गहरी नहीं है, बस एक छोटा सा स्क्रैच है। नेक्स्ट फाइट लॉन्ग जी की होती है, जो कि एक दूसरे लड़के के साथ होती है जो कि थंडर सेक्टर से है। जी कहता है मुझे लॉन्ग जी की फाइट को भी देखना चाहिए, हालांकि ये जहाँ पर सबसे ज्यादा छोटा है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ किसी से कम नहीं है। इसकी फाइट को भी ऑब्जर्व करते हैं, क्या पता कल को मुझे इससे फाइट करना पड़ जाए। जी के खिलाफ जो दूसरा लड़का होता है वो थंडर फायर फोर्ट्रेस से होता है। वो उसे कहता है चलो मेरे इस अल्टीमेट मूव का मजा चखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। अपनी बड़ी सी तलवार के साथ अपने स्पेशल मूव को यूज करते हुए लॉन्ग जी के ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा लॉन्ग जी उसके सामने खड़ा हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है चलो ठीक है मैंने तुम्हारे साथ काफी ज्यादा खेल लिया, अब मेरी बारी है अटैक करने की। और वो उसके ऊपर सिर्फ एक स्ट्राइक लगाता है। थंडर फायर सेक्टर का लड़का वहाँ पर पीछे गिर जाता है और वहीं पर वो कहता है ठीक है मैं हार मानता हूँ। और वो सोच रहा होता है लोग काफी देर से यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि इस लड़के ने पहले से अपनी रियल स्ट्रेंथ को कंसील किया हुआ था कि ये सिर्फ एक स्ट्राइक में मुझे हरा सकता था। जी ने यहाँ पर अपने पहले मैच को जीत लिया और कल के क्वार्टर फाइनल्स में लिंग जी भी जाएगा। जाओची उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है ये बच्चा तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एलिस चीफ किंग जाओची को उसके अगले ओपोनेंट के बारे में बता रहे होते हैं। वो उसे कहती है कल तुम्हारा मैच हीवनली स्पीयर थंडर फायर फोर्ट्रेस के एक लड़के मू जियोंग जैन के साथ होने वाला है। थंडर फायर सेक्टर के लड़के की जिसकी फाइट लिंग जी के साथ हुई थी वो उससे काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन लेवल भी उससे ज्यादा है और उसके पास टेक्निक्स भी इस वाले से ज्यादा बेहतर है, इसलिए तुम्हें कल की फायर में काफी ज्यादा एहतियात करना होगी। ये लोग थंडर फायर को यूज कर सकते हैं। जाओची पैलेस चीफ किंग से कहता है सर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल के मैच को मैं बड़ी आसानी से जीत लूंगा जिस तरह मैं बाकी के सारे मैचेस को जीतता आ रहा हूँ। ये लोग चलते हुए सामने की तरफ जा रहे होते हैं कि उसी वक्त सामने से थंडर फायर फोर्ट्रेस के निकल आते हैं, जो कि इस वक्त सेक्टर पैट्रियार्च भी हैं। मास्टर जाओची से कहते हैं मैं इस वक्त थंडर फायर फोर्ट्रेस का ग्रेट एल्डर हूँ, मास्टर भी कह सकते हो, मेरा नाम मू टियान बाई है। मैं यहाँ पर मास्टर युनची के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। युनची उसे कहता है मास्टर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, चलिए बताया कि आपको मुझसे कौन सी बात करनी है। टियान भी उसे कहते हैं मैंने शुरुआत से तुम्हारी सारी फाइट्स को ऑब्जर्व किया है, शुरुआत से तुम काफी ज्यादा अच्छा करते आ रहे हो, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल कुछ खास नहीं है लेकिन सभी के ऊपर तुम भारी पड़ रहे हो, वजह से मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी ऑफर है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ब्लू विंड एम्पायर में होना चाहिए, तुम इंपीरियल फैमिली में बेकार हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे थंडर फायर क्लाउड पैलेस को ज्वाइन कर लो। ज़ूरो ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये क्या हो रहा है। मास्टर मू टियान बाई जाओची को यहाँ पर ओपनली अपने सेक्टर में आने की दावत दे रहे हैं कि ये हमारे लड़के को खींच कर ले जाएंगे अपने सेक्टर में। देखना यह है कि जाओची क्या फैसला करता है, क्या जिनके साथ जाएगा या फिर इंपीरियल फैमिली के साथ रहेगा। जाओची मास्टर मू टियान भी से कहता है मास्टर टियान भी उसके साथ कहना पड़ेगा कि आपकी ऑफर तो काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस वक्त मैं ब्लू विंड एम्पायर पैलेस इंपीरियल फैमिली का एक स्टूडेंट हूँ, मेरा कोई भी इरादा नहीं है अपनी इंपीरियल फैमिली को छोड़कर जाने का, इसलिए मैं यहाँ पर आपकी इस ऑफर को रिफ्यूज कर रहा हूँ। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 70 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 71 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था थंडर क्लाउड फोर्ट्रेस के मास्टर मो टियान भी जाओची को ऑफर करते हैं अपने सेक्टर को ज्वाइन करने की। जाओची उनकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। वो उनसे कहता है मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से एक पैलेस का स्टूडेंट हूं। तो मास्टर मो टियान भी जाओची से कहता है यंग मास्टर युनची मुझे लगता है कि आपको इस बारे में फिर से एक बार सोचना चाहिए। क्या ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस के एक स्टूडेंट है लेकिन इंपीरियल फैमिली के प्रेस्टीज के अलावा उस पैलेस में कुछ भी नहीं रखा हुआ, आपको वहाँ पर ज्यादा रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, जबकि मेरे फोर्ट्रेस में बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। अगर आप मेरे फोर्ट्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे जिससे आपकी
कल्टीवेशन बहुत ही तेजी के साथ बढ़ेगी। पैलेस चीफ किन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि ये इनकी इंपीरियल फैमिली के बारे में किस तरह की बात कर रहा है। यहीं पर प्रिंसेस आगे बढ़ती है और कहती है हमने कभी भी अपने डिसाइपल्स की फ्रीडम के साथ छेड़छाड़ नहीं की, हमने उन्हें कभी भी बांध कर नहीं रखा। तो यंग मास्टर युनची चाहते हैं आपके फोर्ट्रेस को ज्वाइन करें तो वो आपके फोर्ट्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वो हमें छोड़कर जा सकते हैं, हम किसी को भी नहीं रोकेंगे। मास्टर मो टियान भी आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और जाओची से कहते हैं लड़के युनची क्या तुमने सुना कि तुम्हारी प्रिंसेस ने क्या कहा है? तुम्हारी प्रिंसेस कह रही है कि तुम अपनी मर्जी से इनके सेक्टर को छोड़कर जा सकते हो, जबकि उसने तुम्हें अनुमति दे दी है तो तुम हमारे सेक्टर को ज्वाइन कर लो। कि ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली में कुछ भी नहीं रखा, ये सभी लोग बेकार लोग हैं, वहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, हमारे सेक्टर को ज्वाइन करो। कि जाओची जब सुनता है कि प्रिंसेस की इंसल्ट हो रही है तो वो यहाँ पर उनके सामने इंसल्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो उनसे कहता है मैं ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली के साथ मेरा कुछ ऐसा ताल्लुक है कि मैं इनको छोड़कर जा ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि इंपीरियल फैमिली बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, लेकिन मेरी नजर में तुम्हारा थंडरफायर क्लाउड पैलेस ये बहुत ज्यादा कमजोर है, थर्ड क्लास का क्लैन है जिसकी कोई भी क्लास नहीं है। और कल फाइट में मैं तुम लोगों को ये बात साबित कर दूंगा कि इंपीरियल फैमिली बाकी के सभी पैलेस से बहुत ज्यादा बेहतर है। कल फाइट में तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी इज्जत क्या है। अरे हिम्मत कैसे भी यहाँ पर इंपीरियल फैमिली के खिलाफ इतनी सारी बकवास बातें करने की, ये कमजोर फैमिली और इसकी कोई भी ऑनर नहीं है। मास्टर मोट यान भी अपने रंग बदल देती है और जाओची से कहती है तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, तुम्हारे पर तरस खाया था कि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से मैं तुम्हें ऑफर कर रहा था कि अपने थंडरफायर फोर्ट्रेस में तुम्हें ज्वाइन करवा लूं, लेकिन अफसोस तुम तो इस बारे में सोचने के लायक भी नहीं हो। देखना कल के मैच में मैं अपने बेटे से कहूंगा कि वो तुम्हारी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दे, जो चीज मैं हासिल नहीं कर सकता मैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। अपने बेटे से कहता है बेटे तो तुम्हें समझ आ गई होगी कि कल के मैच में तुम्हें क्या करना है। तो उनका बेटा कहता है हाँ डैड मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है कि मुझे इसके साथ क्या करना है, और वो लोग वहां से चले जाते हैं। पैलेस चीफ किन जाओची से कहते हैं जाओची जी तुमने क्या कर दिया, तुमने उनको गुस्सा दिला दिया, अब कल का मैच बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जाओची पैलेस चीफ किन से कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही बंदा है जो कि मेरा रियल ओपोनेंट है, उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरा मुकाबला कर सके। कि मैच को तो मैं बड़ी आसानी से जीत लूंगा, और ये वाले 5 फोर्ट्रेस के लोग ये तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे तो इनके खिलाफ अपनी रियल स्ट्रेंथ को भी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट सीन कल की फाइट का दिखाया जाता है। कल की फाइट में मास्टर मोट यान भी अपने बेटे से कहते हैं लड़के तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तो वो उनसे कहता है हाँ फादर मुझे अच्छी तरह से पता है, आज मैं इसके बाजू या पे टांगे काट दूंगा और इसकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दूंगा ताकि ये दोबारा कभी भी जिंदगी में खड़ा ना हो सके। इसके पास कुछ स्पेशल सी पावर है, ये अपनी थंडर फायर को बबल्स की तरह यूज कर सकता है। इसके पास थंडर भी और फायर है, ये थंडर और फायर को मिक्स करके यूज कर सकता है। ऐसी फाइट स्टार्ट होती है। यंग मास्टर मो से कहता है जुन जी अब मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तुमने कल मेरे फादर की इंसल्ट की, हमारे सेक्टर की इंसल्ट की कि तुम हमारे सेक्टर को ज्वाइन नहीं करना चाहते और हमारा सेक्टर एक थर्ड क्लास का क्लैन है। मैं तुम्हें अपनी थंडर फायर का मजा चखाने वाला हूँ। जैसे वहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है यंग मास्टर मो जल्दी से अपने पास से अपनी थंडर फायर बबल्स को सामने की तरफ फेंक देता है, उन्हें जाओची के ऊपर फेंकता है ताकि वो जैसे जाकर वहाँ पर फटेंगे तो वहाँ पर जबरदस्त धमाका होगा और जाओची की बॉडी भी इसके साथ ही फट जाएगी। जाओची जो कि उसके सामने खड़ा होता है वो अपने थंडर बबल्स को उसके पास भेजता है। जैसे वो बबल्स उसके करीब पहुंचती हैं मास्टर मो अपनी मुट्ठी को बंद करता है और अपनी प्रोफाउंड एनर्जी के साथ उन बबल्स को वहाँ पर फोड़ देता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। मास्टर मो कहता है चलो देखते हैं कि तुम इस अटैक से कैसे बच पाती हो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम इस अटैक से बचे होगे। वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता कि वो जाओची की रियल बॉडी नहीं होती बल्कि सिर्फ एक शैडो क्लोन होता है। वो दूसरी तरफ देखता है तो जाओची उसके पास से पीछे की तरफ भाग रहा होता है। मास्टर मो जल्दी से फिर से अपने थंडर फायर बबल्स को बनाता है और उसकी तरफ फेंक देता है। थंडर बबल्स सीधे जाकर जाओची की बॉडी के ऊपर लगते हैं और वहाँ पर फिर से धमाका होता है, लेकिन वो भी एक आफ्टर इमेज होती है यानी एक शैडो क्लोन होता है। इस बात से वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यंग मास्टर मो कहता है इसकी रियल बॉडी है कहाँ पर। जाओची इस वक्त ऊपर आसमान में होता है जहाँ से वो अपने एम्फिरियन डांस ऑफ द फीनिक्स विंग को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो जाओची अपनी तलवार को घुमाते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। मास्टर मो पीछे की तरफ गिर जाता है, लेकिन जैसे जाओची अपनी फीनिक्स फायर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो उस लड़के ने अपनी बॉडी के ऊपर स्पेशल आर्मर पहना होता है जो कि फायर आर्म्स को यूज करने के लिए होता है। इस जाओची की वजह से उसके फायर आर्म्स वहीं पर फट जाती हैं, जिसकी वजह से उसको अंदर से काफी बड़ा झटका लगता है और वहीं पर वो नीचे गिर जाता है। जाओची कहता है तुम फायर आर्म्स को मेरे खिलाफ लेकर आए थे, लेकिन तुम्हें क्या पता था कि मैं फायर को भी यूज कर सकता हूँ। यंग मास्टर मो के फादर मोट यान भी जल्दी से जंप करते हुए एरिना में आ जाते हैं और अपने बेटे को आकर उठा लेते हैं। उसी वक्त अनाउंसर ऐलान करता है कि जाओची ने इस मैच को जीत लिया है और वो क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालीफाई हो गया है। मास्टर मोट यान भी जाओची की तरफ देखकर गुस्सा हो रही होती है और कहते हैं जुनजी तुमने मेरे बेटे को यहाँ पर जख्मी नहीं किया बल्कि तुमने हमारी इज्जत को रोल दिया है। अब देखना जब भी कभी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंगजुन और उसके डैड भी वहीं पर खड़े हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं। लिंगजुन के डैड कहते हैं विंड एम्पायर में किस तरह का लड़का भी हो सकता है जिसकी लिमिट्स को मैं भी पहचान नहीं पा रहा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये लड़का आगे जाकर कितना बड़ा मास्टर बनेगा। हालांकि ये सिर्फ ट्रू परफॉर्म राम के 10th लेवल पर है। ये तो समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म का मॉन्स्टर है और ऊपर से इसका मास्टर कौन है। मुझे इसके मास्टर को भी देखना है जिसने इसको इतना अच्छा सिखाया है। हिमालय बर्निंग सेक्टर के दोनों भाइयों को भी दिखाते हैं। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है इसने तो फिर से अपने मैच को जीत लिया, मुझे लगता है कि जो फायर को भी यूज कर सकता है। अपने बड़े भाई से कहता है बड़े भाई क्या लगता है कि इस लड़की के पास कौन सी फायर्स हैं? कि फायर हमारे हिमालय बर्निंग सेक्टर की फायर से ज्यादा अच्छी है। बड़ा भाई उसे कहता है बेवकूफों वाली बातें मत करो, पास चाहे कोई सी भी फायर क्यों ना हो जो हमारे हिमालय बर्निंग सेक्टर की फायर से अच्छी फायर कैसे हो सकती है। हमारी बर्निंग फायर पूरे के पूरे एम्पायर में सबसे बेस्ट फायर और पावरफुल फायर है। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है ब्रदर तुम्हें इस युनची को लेकर और ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि इस मैच को जीतकर इसने क्या किया है। इस मैच को इसने जीत लिया, इसका मतलब कल के क्वार्टर फाइनल्स में इसका पहला मुकाबला मेरे साथ होने वाला है। अपने आप को एक बहुत बड़ा जीनियस समझता है तो कल के मैच में मैं इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। चीफ किन जाओची को इसके नेक्स्ट ओपोनेंट के बारे में बताते हैं। उसे कहती है तुम्हारी कल की फाइट में तुम्हारा ओपोनेंट फैन जूबी होने वाला है। फैन जूबी फैन जुईचेन का बड़ा भाई है, वो दूसरे नंबर वाला भाई है। इसके नाम से पता चल गया होगा कि फैन फैमिली के लोग कितने ज्यादा बुरे हैं। ये सारे ह्यूमन बर्निंग सेक्टर के लोग हैं और जो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ लेवल आज के कंपटीटर के बराबर ही है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो कि काफी ज्यादा हैं कि थंडर क्लाउड फोर्ट्रेस के लड़के से काफी ज्यादा बेहतर स्किल्स हैं। ऊपर से इन्हें अपने ओपोनेंट्स को ह्यूमिलिएट करना बहुत ज्यादा पसंद है। जाओची कहता है लोगों को ह्यूमिलिएट करने में मैं तो बहुत ज्यादा माहिर हूँ, देखेंगे कि कल कौन किसको ह्यूमिलिएट
करेगा। यहीं पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। तो अगले दिन हमारे जाउची की फाइट फैन जूबी के साथ होने वाली है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आज यहाँ पर क्या होने वाला है। जूबी जो कि हीवनली बर्निंग सेक्टर का सेकंड सन है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या जुंची वाकई में इसके सामने टिक पाएगा? जुंची ने अभी तक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन लगता है कि जुंची का सफर यहाँ पर खत्म होने वाला है। जुंची इस फाइट को कभी भी जीत नहीं पाएगा। जूबी जल्दी से अरीना में आ जाता है और अपने पास एक तलवार निकालता है। वो सभी लोग कहते हैं जरा उसके पास देखो, उसके पास एक स्काई परफाउंड वेपन है, इसको डीमन फ्लेम ब्लेड कहा जाता है। ये ब्लेड बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर ये यहाँ पर स्काई परफाउंड लेवल के वेपन को यूज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जुंची को जीतने का कोई भी मौका नहीं देने वाला। जाउची भी अपनी बड़ी सी क्लोसल स्वॉर्ड को निकाल लेता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। एक तरफ इंपीरियल फैमिली का जुंची है, जबकि दूसरी तरफ से हीवनली बर्निंग सेक्टर का फैन जूबी है। ऐसी फाइट स्टार्ट होती है। फैन जूबी जाउची से कहता है वैसे तो काफी ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन अगर अभी भी तुम यहाँ पर अपनी हार मान लेते हो तो तुम शर्मिंदगी से बच जाओगे। अगर तुम यहाँ पर सरेंडर नहीं करते तो फिर मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि आज का दिन तुम अपनी सारी जिंदगी कभी ना भूलो। जाउची उसे कहता है मैंने तो नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की बकवास भी कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा हीवनली बर्निंग सेक्टर कितना महान है? पर तुमसे भी बड़े बड़े सेक्टर्स हैं। जाउ सेक्टर और हीवनली स्वॉर्ड विला तुमसे ज्यादा पावरफुल है, जबकि तुम यहाँ पर इतने एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। आज मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि आज का दिन तुम अपनी सारी जिंदगी कभी ना भूलो। फैन जूबी काफी गुस्सा हो जाता है और जल्दी से उसके ऊपर अटैक करता है। फायर पावर को रिलीज करते हुए जाउची के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर अरीना में एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन हमारा जाउची अपनी क्लोसल स्वॉर्ड को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फैन जूबी भी यहाँ पर सीरियस हो जाता है। वो अपनी तलवार को उठाता है और जाउची से कहता है तुम लोग वाकई में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो। पहले अटैक में अपनी 60% पावर को रिलीज किया, लेकिन तुमने उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर लिया। तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट कर रहे हो। अगर तुम यहाँ पर एक स्ट्राइक में मारे जाते तो ये तो बहुत ही बुरा रहता। तो सिर्फ एक ग्रीटिंग स्ट्राइक थी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी हीवन बर्निंग सेक्टर की ट्रू स्ट्रेंथ क्या है। और वैसे ही वहाँ पर अपनी फायर के कलर को चेंज कर देता है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हीवनली स्वॉर्ड विला के लोग मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि उसकी फायर का कलर ब्लू हो गया है। जो भी हंसना शुरू कर देता है और जाउची से कहता है अब मेरी फ्लेम का कलर चेंज हो गया। इस ब्लू फ्लेम कलर के साथ इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम आज के दिन को कभी नहीं भूलोगे। जबकि बड़ा भाई वहाँ पर खड़ा ये सब कुछ सोच रहा होता है। वो कहता है छोटे भाई की स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, इसने अभी से ब्लू फ्लेम्स को हासिल कर लिया है। हालांकि लेजेंड्स में ये है कि जो अपनी अर्थ परफॉर्म ड्राम में जाता है सिर्फ वही ब्लू फ्लेम्स को हासिल कर सकता है। मेरा छोटा भाई जो कि स्पिरिट ड्राम में 8वें लेवल पर है, इसने अभी से ब्लू फ्लेम्स को कंट्रोल करना सीख लिया है। लगता है कि जो फ्यूचर में मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। फैन जूबी अपनी ब्लू फ्लेम्स के साथ हमारे जाउची के ऊपर अटैक करता है। ब्लू फ्लेम्स काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन हमारे जाउची तो हर किस्म की फ्लेम से इम्यून है। जूबी उसे कहता है तो मैं जहाँ पर अपने कोर मूवमेंट परफॉर्म स्किल को यूज करने वाला हूँ, जिसका नाम बर्निंग फैंटम इल्यूजन होता है। वो स्पेशल स्किल को यूज करते हुए जाउची के ऊपर अटैक करता है। बड़ा भाई अपने एल्डर से कहता है एल्डर मैंने तो नहीं सोचा था कि ये बर्निंग फैंटम इल्यूजन को इस लेवल तक पहुंचा देगा। स्किल्स तो मुझसे भी ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। फिर उसे कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें इसकी फाइट के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वाली फाइट तो हम लोग ही जीतने वाले हैं। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 71 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 72 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था फैन जूबी और हमारे जुंची के दरमियान में क्वार्टर फाइनल्स की फाइट हो रही होती है। फैन जूबी वहां पर अपनी ब्लू फ्लेम्स के साथ जाउची के ऊपर अटैक करता है और साथ ही वो अपने एक परफॉर्म स्किल को यूज कर रहा है जो कि मूवमेंट स्किल है, फैंटम स्किल। हीवन बर्निंग फैंटम इल्यूजन स्किल कहा जाता है। वो स्किल को यूज करते हुए अपने काफी सारे क्लोन्स बना लेता है, जबकि जाउची वहां पर सेंटर में खड़ा होता है। वो जाउची से कहता है स्टेज तो बहुत ज्यादा छोटी है, चूहे और बिल्ली का खेल खेलने के लिए स्टेज वाकई में बहुत ज्यादा छोटी है। तो अभी तुम्हारे साथ एक चूहे की तरह बहुत ज्यादा खेल खेलना था तुम्हें खाने से पहले। लेकिन लगता है कि ये फाइट अब खत्म होने वाली है। चलो अब जल्दी से यहाँ पर रोना स्टार्ट करो। और वो अपने स्पेशल जिसका नाम बर्निंग ह्यूमन स्लैश होता है उसको यूज करता है और ब्लू फ्लेम्स के साथ जाउची के ऊपर एक अटैक करता है। जाउची भी उसे कहता है हाँ ये फाइट बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुमने कहा कि चूहे बिल्ली का खेल है, लेकिन असल में यहाँ पर चूहे तुम हो और बिल्ली मैं हूँ। हमारा जाउची अपनी तलवार को घुमाता है और अपनी फायर के साथ उसकी ब्लू फ्लेम्स को वहाँ पर काट देता है। देखकर तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फैन जूबी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी ब्लू कलर की फ्लेम सबसे बेहतरीन फ्लेम है, ये अपनी नॉर्मल फ्लेम के साथ मेरी फ्लेम्स को कैसे एक्सटिंग्विश कर सकता है। फैन जूबी काफी ज्यादा घबरा भी जाता है। वो फिर से अपनी तलवार को उठाता है और जाउची से कहता है जुंची तुम्हें यहाँ पर ज्यादा एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी ब्लू फ्लेम्स को हरा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सकते हो। तुम अभी तक इस फाइट को जीते नहीं हो। यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करने वाला हूँ। चलो देखते हैं कि अब तुम क्या कर पाते हो। जो भी कहता है मैं यहाँ पर अपनी हीवन ड्रैगन फ्लेम्स को यूज करने वाला हूँ। वो अपने ब्लड एसेंस को यूज करते हुए अपनी तलवार की फ्लेम्स की पावर को बढ़ाने वाला है। जो भी कहता है हालांकि इस अटैक के साथ मैं जाउची की जान भी ले सकता हूँ। जान लेने से मुझे इस टूर्नामेंट से निकाल दिया जाएगा, लेकिन मैं अपने हीवन बर्निंग सेक्टर की इज्जत रखने के लिए इसकी जान लेने को भी तैयार हूँ। स्वॉर्ड विला के मास्टर भी ये बात समझ जाते हैं। वो अपने मास्टर से कहते हैं मास्टर वूबू चाहता हूँ कि तुम हर वक्त तैयार रहना। वक्त भी जाउची की जान बचाने के लिए वहाँ पर जाना पड़ सकता है। अगर ये मैच हाथ से गुजर जाए तो तुम जाकर इस मैच को सेंटर में रुकवा देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जाउची जैसा जीनियस यहाँ पर इस कंपटीशन के दौरान फाइट में मारा जाए। फैन जूबी वहाँ पर अपने ब्लड एसेंस को यूज करते हुए अपनी तलवार की पावर को बढ़ा लेता है। वो ब्लू फ्लेम्स के साथ एक फॉरबिडन स्किल को यूज करता है जिसका नाम हीवन बर्निंग ड्रैगन होता है। फॉरबिडन स्किल है क्योंकि इसमें उसने अपनी लाइफ एसेंस को यूज किया है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़के ने यहाँ पर अपनी ही ब्लड को सैक्रिफाइस करके अपनी लाइफ एसेंस को दिया है, जिससे इसने अपने मूव को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया। हालांकि अपनी लाइफ एसेंस को यूज करने की वजह से इसका कल्टीवेशन लेवल एक लेवल के हिसाब से लो हो जाएगा। इसने अपनी कल्टीवेशन को वेस्ट कर दिया है, लेकिन ये मूव बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जुंजी यहाँ पर नहीं
नहीं बच पाएगा। जुनजी इस अटैक के सामने मारा जाएगा। जाओची फिर से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। जाओची वहाँ पर इस तरह दिखा रहा है कि जैसे सामने वाला अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो ब्लू फ्लेम से बना है, लेकिन जाओची तो हर किस्म की फ्लेम के सामने इम्यून है। जाओची अपनी तलवार को वहीं पर फेंक देता है। सभी देखने वाले कहते हैं इस लड़के को क्या हो गया है, क्या इसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया, इसी वजह से इसने अपने वेपन को भी फेंक दिया। लेकिन हमारा जाओची वहीं पर अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और उस ब्लू ड्रैगन को जो कि ब्लू फ्लेम से बना होता है उसको अपने हाथों में कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जाओची उसे घुमाते घुमाते अपने हाथों में कंट्रोल कर लेता है और वहीं पर वो ड्रैगन डेसिपेट हो जाता है। सभी देखने वाले और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इसने ब्लू फ्लेम के साथ बने हुए इस ड्रैगन को कंट्रोल कैसे कर लिया। ऐसे लगा जैसे कि इसने इस ब्लू फ्लेम्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया है। क्या ये फ्लेम्स के खिलाफ इम्यून है, कोई भी फ्लेम इसके खिलाफ काम नहीं करती। फैन जूबी भी अपने आखिरी मूव को यूज करने के बाद अपने घुटने टेक देता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुमसे नहीं हार सकता। जाओची आगे बढ़ता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है जिससे उड़ता हुआ पीछे की तरफ गिर जाता है। अनाउंसर कहता है फैन जूबी 10 सेकंड्स के लिए यहाँ पर गिर गया है और उठ नहीं पाया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जुनची इस मैच को जीत चुका है। जिन्हें कल के सेमीफाइनल्स के लिए अपने आप को क्वालिफाइड कर लिया है, तो कल के सेमीफाइनल में जुनची फाइट करेगा। देखने वाले भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं इंपीरियल फैमिली पिछले 99 कंपटीशन में कभी भी टॉप 100 में नहीं पहुंच पाई और इस बार वो पहली बार एक लड़के को लेकर आए हैं और वो सेमीफाइनल में पहुंच आए हैं, तो मतलब यह है कि इंपीरियल फैमिली वाले दोबारा से अपनी इज्जत को हासिल कर लेंगे। जाओची वहाँ पर अनाउंसर के सामने अपनी रिस्पेक्ट देते हुए कहता है एल्डर लिंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि एल्डर लिंग भी सोच रहे होते हैं, लगता है कि इस लड़के ने इस बात को समझ लिया है कि अगर वो लड़का इसके ऊपर अटैक करता और इसकी जान लेने की कोशिश करता तो मैं यहाँ पर इसकी जान बचाने के लिए इसको मैच को यहीं पर रुकवा देता। इस वजह से यहाँ पर मेरे सामने ग्रेटिट्यूड शो करवा रहा है। ये लड़का तो बहुत ज्यादा अच्छा है। फैन क्यूबी जो कि पीछे गिर चुका होता है वो कहता है मैं अपनी हार को इस तरह नहीं मान सकता, हालांकि मैं हार चुका हूँ लेकिन मैं इस लड़के की जान लेकर आऊंगा। वो अपनी तलवार को उठाता है और जाओची को मारने के लिए उसके ऊपर अपनी तलवार को फेंक देता है। जाओची को भी महसूस हो जाता है कि उसने उसके ऊपर अटैक किया है। वो पीछे की तरफ घूमता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर स्नीक अटैक करने की। उसकी तलवार को तो ब्लॉक कर लेता है, फिर साथ ही वो अपनी हैवी स्वॉर्ड के साथ उसको एक स्ट्राइक लगाता है जिससे फैन जूबी उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है और इस बार वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। फैन जूबी का बड़ा भाई और उसके फादर दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फादर जल्दी से जंप करते हुए एरिना में आ जाते हैं और अपने बेटे को उठाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बेटे को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया, तुमने मैच के खत्म होने के बाद मेरे बेटे के ऊपर अटैक किया है, क्या तुम इसकी जान लेना चाहते हो, तुमने इंटेंशनली सब कुछ किया है, मेरे बेटे को जानबूझकर जख्मी किया है। हमारा जाओची से कहता है क्या तुम अंधे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि पहले उसने मेरे पर स्नीक अटैक किया था, मुझे अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर अटैक करना पड़ा, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बेटे के हाथों से मारा जाता और आगे से कुछ भी नहीं करता। क्लैन लीडर उसकी बात सुनने की बजाय उसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अब तुम मेरे हाथ से मरोगे। तो जैसे वो जाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अब क्या होने वाला है। बर्निंग सेक्टर के सेक्टर मास्टर जाओची के ऊपर अटैक करने वाले हैं, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और जाओची तो इनके सामने नहीं टिक पाएगा। बर्निंग सेक्टर के सेक्टर मास्टर स्काई परफॉर्म राउंड के टॉप पर है, यानी कि बहुत ही जल्दी ये एम्परर राउंड में जाने वाले हैं। इनकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, ये सिर्फ एक उंगली को घुमा दे तो जाओची की जान ले सकते हैं। मास्टर लिंक जो कि अनाउंसर है वो भी उसे कहते हैं मास्टर फैन वहीं पर रुके, आप इस लड़के पर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन मास्टर फैन उसकी बात नहीं सुनते। जाओची कहता है इसका ऑरा तो बहुत ज्यादा डेंस है। लिटिल फेरी भी अपनी स्काई परफॉर्म राउंड की पीक पर थी लेकिन उसका ऑरा इतना ज्यादा डेंस नहीं था। स्काई परफॉर्म राउंड की पीक में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ये मास्टर तो मुझे मार डालेगा। मास्टर अपने हाथ को घुमाते हुए जाओची के ऊपर अटैक करते हैं तो जाओची टाइम रहते हुए उनके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फैन जूटियान भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इसने मेरे अटैक को अवॉइड कैसे कर लिया। यहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। फैन जूटियान फिर से अपनी पर्पल फ्लेम्स को रिलीज करते हैं और उसके साथ काफी सारे ड्रैगन्स बनाकर जाओची के ऊपर अटैक करते हैं। एलिस चीफ कीन और स्वॉर्ड विला के मास्टर दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि अब क्या होने वाला है, क्या जाओची मारा जाएगा। वक्त लिटिल फेरी वहाँ पर एंटर होती है, जाओची के सामने खड़ी हो जाती है और आकर उस अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर देती है। भी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। एक्चुअली विला मास्टर वो कहते हैं ये लड़की यहाँ पर क्यों है और ये इसको क्यों प्रोटेक्ट कर रही है। कि हमारा जाओची सोच रहा होता है, लगता है कि इसने उस दिन को अभी तक नहीं बुलाया और ये अभी तक मुझे याद रखे हुए है, इसी वजह से तो यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आई है, इसे मेरी परवाह है। हालांकि मुझे इसकी मदद की जरूरत नहीं थी, मैं मोली की स्ट्रेंथ को यूज करते हुए अपने आप को बचा सकता था, लेकिन सभी लोगों को पता चल जाता कि मेरे पास कोई सीक्रेट वेपन है। लिटिल फेरी फैन जूटियान से कहती है तुम बर्निंग ह्यूमन क्लैन के क्लैन लीडर हो, लेकिन फिर भी तुमने एक जूनियर के ऊपर अटैक किया, वो भी सिर्फ अपने बच्चे की हार की वजह से, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम दोनों ने अपनी पावर के दरमियान में गैप देखा है, मेरे पास तो इसके ऊपर अटैक करने की वजह भी नहीं है, तुम्हारा बेटा तो फाइट में जख्मी हुआ है। फैन जूटियान से कहते हैं क्या इतनी वजह कम नहीं है कि मेरा बेटा जख्मी हुआ है, मेरे बेटे को चाहे कंपटीशन में क्यों ना जख्मी किया हो, मैं इसकी जान लेकर रहूंगा, मैं इसको मार डालूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा फ्रोजन पैलेस सब में इंटरवीन करे, जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। फेरी से कहती है तुम मुझे इस फाइट में इंटरवीन करने से नहीं रोक सकते, मैं इस लड़के को प्रोटेक्ट करूंगी। मास्टर फैंग जूटियान भी जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेते हैं और उसे कहते हैं मैं तो काफी लंबे अरसे से तुम्हारे साथ फाइट करने के बारे में सोच रहा हूँ, मैंने सुना है 7 मेडन की हेड यू जुईचेन हाई परफॉर्म राउंड की पीक पर और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चलो देखते हैं कि आज के तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मास्टर फैंग जूईचेन जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, वहाँ पर पर्पल फ्लेम्स के साथ एक स्ट्राइक लगाते हैं और लिटिल फेरी से कहते हैं न्यू के मुताबिक बर्निंग ह्यूमन सेक्टर का वो एक्सपर्ट जो कि अपनी स्काई परफॉर्म राउंड की पीक पर हो पर्पल फ्लेम्स को रिलीज कर सकता है, और जो पर्पल फ्लेम्स इतनी ज्यादा स्पेशल होती हैं, जो बंदा इन पर्पल फ्लेम्स को रिलीज करता है उसके सामने वाले ओपोनेंट का अगर कल्टीवेशन लेवल उससे थोड़ा सा भी कम हो तो वो इसके साथ मारा जाएगा। देखने वाले कहते हैं अब क्या होगा, अगर लिटिल फेरी ने यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक नहीं किया तो पीछे जाओची मारा जाएगा, लेकिन अगर उसने ब्लॉक किया तो वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाएगी। तो जूटियान जैसे स्लैश लगाते हैं उसी वक्त उन्हें महसूस होता है कि उनका पूरा बाजू बर्फ में जम गया और साथ ही उनकी तलवार भी टूट जाती है। तो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाते हैं और अपने हाथ की तरफ देखते हैं कि उनका हाथ इतनी आसानी के साथ बर्फ में कैसे जम गया। उसी वक्त लिटिल फेरी फिर से अपनी मुट्ठी को बंद करती है और आसमान के ऊपर से एक बड़ा सा बर्फ का तोदा गिरता है जो कि मास्टर जूटियान के ऊपर गिरता है। मास्टर जूटियान वहीं पर ग्राउंड के ऊपर फ्लैट हो जाते हैं। विला मास्टर कहते हैं इसने तो यहाँ पर स्पेस कंप्रेशन को यूज किया है, लेकिन ये लड़की तो स्काई परफॉर्म राउंड की पीक पर थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एम्परर परफॉर्म राउंड में चली गई है। देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़की तो वाकई में परफॉर्म लेवल पर चली गई है, इस
इसका मतलब यह है कि इसने ब्रेक थ्रू कर लिया है। साउथ सेक्टर के मास्टर जो कि एम्परर प्रोफाउंड ड्राम में है वो भी जो देख रहे होते हैं वो कहते हैं मतलब अब यहाँ पर कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया है। फ्रोजन क्लाउड सेक्टर वालों के पास पहले से ही 2 एम्परर प्रोफाउंड ड्राम के मास्टर्स हैं और अब उनके पास एक तीसरा भी आ गया है। इवन बर्निंग सेक्टर का बड़ा बेटा यानी कि यंग मास्टर फैन वो ये सब कुछ देख रहा होता है। वो आगे बढ़ता है और स्वर्ड विला मास्टर से कहता है प्लीज सर हमें इस बात के लिए माफ कर दे, हमारे एल्डर से रहा नहीं गया। उनके बेटे को जख्मी होते हुए देखकर वो रह नहीं पाए और जाकर उन्होंने जुंजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। फादर की तरफ से मैं जहाँ पर आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज इस मसले को यहीं पर रफा दफा करें, हमें इस बार छोड़ दें, अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वापस जाने के बाद हम अपने एल्डर को अच्छे से सजा भी देंगे कि आपको यहाँ पर उन्हें सजा देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि वहाँ पर लिटिल फेरी फ्रोजन क्लाउड की ब्यूटी ने उसे पहले से सजा दे दी और सभी लोगों के सामने उनको काफी अच्छे से ह्यूमिलिएट भी किया है। अच्छा तो ये इनके फादर नहीं है बल्कि इसका नाम एल्डर फैन मोली है। इनके सेक्टर के पास एक एल्डर है जबकि इनके फादर जो कि एम्परर प्रोफाउंड ड्राम के एक्सपर्ट है वो यहाँ पर नहीं आए हुए। और विला के एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो यंग मास्टर से कहते हैं तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे एल्डर एक सीनियर एल्डर है और जहाँ पर उन्होंने ये सब कुछ किया है, जानबूझकर उन्होंने ये सब कुछ किया जबकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि हम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होने दे सकते। तो इस बार फ्रोजन क्लाउड की मेडन ने उसे सजा दे दिया। इस बार मैं इस बात को यहीं पर नजरअंदाज कर देता हूँ, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ, तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम सभी लोगों को टूर्नामेंट से निकाल दूंगा और दोबारा कभी भी तुम्हें टूर्नामेंट में हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। लिटिल फेरी भी अपना काम खत्म करने के बाद वापस जा रही होती है। जाओची से कहता है लिटिल फेरी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। जबकि हमारा जाओची कहता है लगता है कि अभी भी मैं तुम्हारे दिल में हूँ। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 72 का एंड करें। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जाओची का सेमीफाइनल देखेंगे जो कि लिंग जी के साथ होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।